आइटम नंबर 18 प्लीज दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2025। माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 as reported by the Select Committee be taken into consideration. 2016 as reported by the Select Committee be taken into consideration. माननीय श्रीमती प्रतिमा धनोरकर जी। प्रतिमा धनोरकर जी। She is standing on her feet. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मी या सभागृहात सादर झालेल्या दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता दुरुस्ती विधेयक 2025 वर माझे विचार मांडण्याकरता मी आपल्यासमोर उभी आहे। 2016 मध्ये जेव्हा हा कायदा आला तेव्हा उद्योगांना वेळेत पुनर्जीवित करणे हा मुख्य उद्देश होता। मात्र गेल्या शतकातील अनुभव पाहता या प्रक्रियेत अनेक गंभीर संरचनात्मक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्याने दिवाळखोरीच्या बाबतीत असतील किंवा कॉपरेटिव्ह बँकेच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर बुलढाणा, वर्धा आणि उस्मानाबादचं मी 2002चं प्रामुख्याने उदाहरण आपल्यासमोर सांगेल की ज्या बँकेची कॅपॅसिटी ही 100 करोडची आहे अशा लोकांना आपण 1000 कोटीपर्यंत कर्ज देऊन लोन देऊन आपण त्यात प्रामुख्याने तपासलं पाहिजे की त्याची कॅपॅसिटी ही खरंच तेवढं लोन घ्यायची आहे का। त्याची कॅपॅसिटी जर 100 करोडची असेल तर 100 करोडचंच लोन आपण दिलं पाहिजे, पण आपण 1000 कोटीचं लोन त्या ठिकाणी दिलं। आणि प्रामुख्याने बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर ही दिवाळखोरी झाली आणि ही का झाली यात प्रामुख्याने दोषी कोण होतं की संचालक मंडळानं आपल्या जे जवळचे नातेवाईक असतील, आपल्या ओळखीचे जे लोक आहे अशा लोकांना सगळ्या लोकांना लोन त्या ठिकाणी देऊन बँकेची एक प्रकारची फसवणूक या ठिकाणी केली आणि जास्त कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त ही लोन दिल्यामुळे या ठिकाणी हा प्रकार झाला। आणि खऱ्या अर्थानं जे लोन दिलं त्यात लोनमध्ये हे शेतकऱ्यांच्या घामाचे पैसे त्या ठिकाणी होते, म्हणजे नुकसान हे फक्त त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचं झालं। ज्यांनी कर्ज वाटप केलं किंवा ज्यांनी कर्ज घेतलं त्याचं तीळ मात्रही नुकसान या ठिकाणी झालं नाही। आणि पैसा काही कमी पैसा या ठिकाणी नव्हता, जवळपास 300 ते 700 कोटीपर्यंतचा पैसा या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा हा कर्जाच्या निमित्तानं त्या ठिकाणी वाटला गेला। आणि यात प्रामुख्याने दोषी कोण होतं तर त्या बँकेचे संचालक मंडळ जे काही होतं, काही अधिकारी देखील या ठिकाणी होते आणि काही आपण पाहिलं की असे प्रकार झाले तर त्यात प्रामुख्याने काही राजकीय लोकांचा दबाव देखील होता आणि सगळ्याची सांगड घालून या ठिकाणी हा बुलढाणा बँकेचा विषय त्या ठिकाणी झाला। आणि पैसे अडकले कोणाचे, मेन त्यात ठेवीदार कोण कोण होते तर आपले शेतकरी असतील, लहान ठेवीदार असतील, ज्या बचत गटाच्या महिला होत्या त्या असतील, फेरीवाले किंवा छोटे उद्योजक होते ज्यांनी या ठिकाणी पैसा गुंतवला, या सगळ्या लोकांचं मोठं नुकसान या ठिकाणी झालं। आपण पाहिलं पाहिजे की आपण बँकेमध्ये जेव्हा आपण विमा काढतो, अनेक बँका अशा आहे की 5 लाखापर्यंतचा विमा आहे, ते पैसे आपण बँकेत जमा करतो आणि ते पैसे जमा केल्यानंतर असे विम्याच्या नावावर घेतलेले हजारो कोटी रुपये हे बँकेमध्ये जमा आहे, पण जमा असलेली रक्कम जी बँकेत जमा आहे ते सरकारकडून कुठंतरी त्याचा परतावा हा झाला पाहिजे। शेतकऱ्यांना जर का खरंच त्याची गरज असेल तर ते पैसे आपण त्या ठिकाणी वितरित केले पाहिजे। आपण बघितलं असेल की या ठिकाणी माननीय अमितजी शहा यांच्याकडे सहकार खातं आहे आणि सहकार खात्याच्या निमित्ताने त्यांनी हे खातं निर्माण केलं आणि स्वतःकडे घेतलं। सहकार म्हणजे ही काही फक्त बोलाची बाब नाही तर सहकार म्हणजे ही एक संस्था आहे, तो एक विश्वास आहे आणि ते एक नातं आहे आणि जो या विश्वासाशी खेळतो त्याला कदापि ही माफी या ठिकाणी नाही तर त्याला शिक्षा ही प्रामुख्याने त्या ठिकाणी झाली पाहिजे। अध्यक्ष महोदय, बँकेत पैसे कोणाचे होते? ज्या शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या पोटाला चिमटा घेऊन पै जमा केला त्या शेतकऱ्यांचे पैसे त्या बँकेत होते। ज्या महिलांनी स्वतःचे दागिने गहाण ठेवून एफड्या जमा केल्या त्या महिलांचे पैसे त्या ठिकाणी होते। ज्या लोकांनी आपल्या मुलीच्या लग्नासाठी पैसा जमा करून ठेवला त्या लोकांचे पैसे त्या ठिकाणी बँकेत जमा होते। माझ्या सरकारला सवाल आहे या ठिकाणी की आपण किती दिवस अशा चौकशा या ठिकाणी चालवणार आहात, किती दिवस जनतेला आपण या ठिकाणी रडवणार आहोत आणि किती दिवस आरोपी हे हसणार आहे आणि किती दिवस आरोपी हे मुक्त फिरणार आहे। मंत्री महोदय, आता जनतेचा संयम हा संपलेला आहे, त्याच्यामुळे ये जो खामोशी है
ये तूफान बन जाएगी आणि आज जी जनता झुकली आहे ती कधीही असलेली सत्ता ही उलटून टाकण्याची ताकद त्या जनतेमध्ये आहे आणि हिशोब हा होणारच तो जनतेच्या न्यायालयात होणार हे आपण कदापिही विसरलं नाही पाहिजे. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्यानं काही बँकेचे नाव मी या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो. पंजाब नॅशनल बँक आहे जिने 13,000 कोटीचं कर्ज डुबवलं. त्यात नीरव मोदी आणि मेहुल चौकसी या लोकांचे प्रामुख्यानं नाव त्या ठिकाणी आहे. PMC बँक होती जिने 6,500 कोटीचं कर्ज घेऊन त्यांनी ते कर्ज लपवलेलं आहे. SDIL जी बँक आहे तिनं देखील दिलेलं कर्ज त्या ठिकाणी लपवलेलं आहे. यात देखील आपण बघितलं असेल की जे पेन्शनचे लोकांचे पैसे होते, फेरीवाल्यांचे पैसे होते, असे हजारो कोटीचे पैसे त्या ठिकाणी होते. येस बँक जी हजारो कोटीचं कर्ज घेऊन या ठिकाणी गेली. ICSC बँक आहे जी हजारो कोटीचं कर्ज घेऊन या ठिकाणी लंपास झाली. प्रामुख्यानं या ज्या बँक आहे, लक्ष्मी विलास बँक झाली, ग्लोबल ट्रस्ट बँक झाली, सहारा इंडिया बँक आहे आणि मुंबई कॉर्पोरेट बँक, या बँकेचा देखील यात समावेश आहे. याचा देखील विचार आपण या ठिकाणी नक्की केला पाहिजे. महाराष्ट्रातील सरकारच्या नावाखाली काही बँका ज्या आहे ज्या लुटीचे अड्डे बनलेले आपल्याला दिसत आहे. PMC बँक जी हजारो कोटीचा घोटाळा झाला. महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेटिव्ह साखर कारखान्याच्या नावाखाली गैरव्यवहार झाला आणि बुलढाणा सेंट्रल कॉर्पोरेटिव्ह बँकमध्ये देखील शेकडो कोटी अडकले. हा केवळ योगायोग नाही तर हा एक पद्धतीचा आता पॅटर्न राबवलेला आपल्याला दिसत आहे. हा पॅटर्न कुणासाठी झाला, कुणाच्या आश्रयाखाली लोकांना लुटण्याचा हा धंदा झाला, याची देखील चौकशी आपण या ठिकाणी नक्की केली पाहिजे. माननीय अध्यक्ष महोदय, बैंकों में रखे थे सपने हमने, प्रामुख्यानं मी एक शहर या ठिकाणी म्हणू इच्छितो की बैंकों में रखे थे सपने हमने, उन्होंने उसे बाजार बना दिया. हमने भरोसा किया जिन पर, उन्होंने ही हमें कर्जदार बना दिया. माननीय अध्यक्ष महोदय, तुम्ही फक्त या ठिकाणी म्हणता की आम्ही कारवाई करू, रीतसर कारवाई करू, आपण चौकशा करता, आपण समित्या गठीत करता, मात्र जनतेचे जे पैसे परत देण्याचे पैसे आपल्याला द्यायचे आहेत ते पैसे परत देण्याची हिंमत आपल्याकडे आहे का, याचा देखील विचार आपण केला पाहिजे. याचं उत्तर आपण या ठिकाणी दिलं पाहिजे. आज या जगाच्या समोर मोठं उदाहरण आहे. मी प्रामुख्यानं ते उदाहरण आपल्याला सांगू इच्छितो की जिचं नाव लिमन ब्रदर बँक आहे, जिच्या माध्यमातून लाखो लोकांचे पैसे लुटले गेले, अनेक लोक बेरोजगार झाले आणि करोडो लोकांचे लुटलेले पैसे घेऊन या बँकेचे लोक लंपास झाले. त्यात तेच झाले की कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त लोन या बँकेने लोकांना दिलं आणि जेवढी कॅपॅसिटी यात नव्हती तेवढा लोन वितरित केल्यामुळे त्या घेतलेल्या लोनचा पैसा हा रिअल इस्टेटमध्ये त्या ठिकाणी वापरण्यात आला आणि प्रामुख्यानं या तऱ्हेच्या बँका ज्या रिअल इस्टेटच्या माध्यमातून दिवाळखोरीच्या वाटेनं घेऊन चालल्या, याचा देखील विचार आपण केला पाहिजे. प्रामुख्यानं प्रकर्षानं आपण या ठिकाणी बघितलं पाहिजे की अशा बँक ज्या पद्धतीचे चुकीचे काम करत आहे अशा बँकेवरती आपण कारवाई करणार का, हा देखील प्रश्न माझा आपल्या या ठिकाणी आहे. मुंबई कॉर्पोरेटिव्ह बँकेच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर मोठा भ्रष्टाचार त्यात झाला. विधानसभेत गदारोळ झाला की बँकेत भ्रष्टाचार झाला म्हणून, पण ज्याच्यावर आरोप झाले ते गुन्हेगार सिद्ध झाले, यावर काय कारवाई झाली याचा देखील आम्हाला असं दिसत आहे की कुठंतरी हजारो कोटीचा हा घोटाळा झाला असताना देखील सत्ताधारी पक्षाशी निगडीत असल्यामुळे त्यांना कुठंतरी राजश्रय मिळाला आणि या राजश्रयामुळे ते सगळे आरोपी खुलेआम त्या ठिकाणी फिरत आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की सरकार छोट्या छोट्या उद्योगपतीचे, छोटे छोटे जे व्यापारी आहे, शेतकरी आहे, त्यांचे घरासाठी आणि व्यापारासाठी घेतलेले जे लोन आहे जर परतफेड केली नाही तर आपण त्यांच्यावर जप्ती आणतो, त्यांच्यावरती फौजदारी गुन्हे दाखल करतो. मात्र याउलट मोठ्या उद्योगपतीसाठी आपण पाहिलं की रेड कॉर्पोरेट टाकून त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई आपण करत नाही, उलट त्यांना बाहेर पडून जाण्याची मुभा आपण या ठिकाणी देत आहोत. माननीय अध्यक्ष महोदय, म्हणून माझा आपल्याला या ठिकाणी प्रश्न आहे की या बँकेच्या निमित्ताने का होईना महाराष्ट्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं इंजन आहे, मात्र आज हे इंजन प्रशासकीय दिरंगाईच्या रुळावर अडकलेले आहे. खासदार बैजयंत पांड्या समितीने 16 डिसेंबर 2025 रोजी एक अहवाल सादर केला होता आणि त्या अहवालात अनेक सुधारणा सुचवल्या आहे. IBC अंतर्गत 180 दिवसात निकाल काढणं अपेक्षित होतं, पण अजूनपर्यंत त्यावर कुठलाही निकाल या ठिकाणी झालेला नाही. मुंबई आणि नागपूर सारख्या
NCLT खंडपीठामध्ये हजारो प्रकरणं आहे जे वर्षानुवर्ष धुडकात पडून आहे. न्यायमूर्तीची कमतरता आणि अपुऱ्या सोयीसुविधामुळे राज्यातील उद्योगस्नेही वातावरणाला मोठा तडा गेला आहे. या विलंबाचा सर्वाधिक फटका हा महाराष्ट्रातील नवीन उद्योजकांना आणि विशेषतः विदर्भातील औद्योगिक विकासाला बसत आहे. सरकारने केवळ कायदे न बदलता ही न्याय प्रक्रिया बुलेट ट्रेनच्या वेगाने कशी चालेल याचा देखील प्रामाणिक प्रयत्न आपण या ठिकाणी केला पाहिजे. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अनेक प्रकरणात बँकांना केवळ 10 ते 20% रक्कम मिळते आणि उरलेली रक्कम ही 80-90% रक्कम प्रचंड मोठ्या कर्जमाफीच्या नावाखाली सोडून दिली जाते. हा जनतेच्या घामाचा पैसा आहे. या निमित्ताने मला सरकारला रोखठोक प्रश्न करावासा वाटते की विचारायचा आहे की विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, ललित मोदी यासारख्या पडपुट्या उद्योगपतींना देशात परत आणून वसुली करण्याची आश्वासनं कुठे गेली? हे गुन्हेगार परदेशात जाऊन मोजमजा करत आहे, जनतेच्या पैशाच्या भरोश्यावर मोजमजा करत आहे. मात्र त्यांच्या कंपन्यामध्ये काम करणारे जे हजारो कर्मचारी आहे, जे आज बेघर झाले आहे, जे रस्त्यावरती आले आहे, उघड्यावरती त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा सगळ्यात मोठा प्रश्न या ठिकाणी आहे. बळीराजाच्या कर्जमाफीचा डिंडोरा पेटणारे हे सरकार या मोठ्या उद्योगपतीची किती कोटीची कर्जमाफी केली याची आकडी जनतेसमोर देणार आहे का? हे आकडेवारी मांडण्यासाठी काय पावले उचलणार आहे आणि त्यांना भारतात परत कधी आणणार आहे याचा देखील उत्तर आपण या ठिकाणी दिलं पाहिजे. कॉर्पोरेटिव्ह क्षेत्रामध्ये सरकार जेवढी तत्परता दाखवते आपण पाहिलं असेल तेवढीच संवेदनशीलता बर्ड्स ॲक्ट 2019 बाबत का दिसत नाही? केंद्र सरकारने हा कायदा फसव्या योजनाविरुद्ध आणला, पण आज मैत्रेसारख्या सहाऱ्यासारख्या कंपन्यामुळे आज अनेक ठिकाणी आपल्याला या कंपन्या बुडीत खात्यात गेलेल्या आपल्याला दिसत आहे. 10 वर्षापासून सामान्य लोकांचे जीवन समृद्ध राज्य सरकार, मैत्रे आणि सहारा इतर या संस्थांमध्ये गुंतवणूक केलेले पैसे आज पावेतून मिळालेले नाही. या गुंतवणूकदारामध्ये मोलमजुरी करणारे गावखेड्यातील गरीब कुटुंब, सेवानिवृत्त कर्मचारी, महागाईच्या काळामध्ये या सर्व गरीब कुटुंबांना आर्थिक अडचण भासत होती. मात्र या गरीब कुटुंबातील लोकांना जर हा त्यांचा गुंतवणूक केलेला पैसा जर का मिळाला नाही तर या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ त्या ठिकाणी आली आहे. नाईलाजाने काही लोकांनी आपली जीवन यात्रा ही संपवलेली आहे. गुंतवणूक त्यांना वापरता येत नाही, हे दुर्दैवी भाग्य त्यांच्या नशिबी आलं आहे. या संकटाने या कुटुंबावर आर्थिक ताण निर्माण होऊन हजारो कुटुंब असे आहे की ज्यांची मानसिक आरोग्य देखील खालावलेले आहे. माझी या बिलाच्या निमित्ताने आपल्याला विनंती आहे की हा विषय कुठंतरी आपण लावून धरून त्या कुटुंबाला प्रामाणिकपणे न्याय या ठिकाणी नक्की दिला पाहिजे. आदरणीय मंत्री महोदय, या बर्ड्स ॲक्टच्या बाबतीत देखील आपण पाहिलं की महाराष्ट्रातील लाखो कष्टकरी आहे, गुंतवणूकदार आहे जे उद्ध्वस्त झाले आहे. ED, CBI आणि सेबी सारख्या केंद्रीय यंत्रणांना देखील जप्त केलेल्या मालमत्ताचे मूल्यांकन का रखडले आहे? जप्त केलेला हा निधी तात्काळ सक्षम प्राधिकरणाकडे वर्ग का केला जात नाही? ज्याप्रमाणे आपण उद्योगासाठी IBC मध्ये सुधारणा करत आहोत त्याच तत्परतेने बर्ड ॲक्ट अंतर्गत 180 दिवसाच्या आत सामान्य पीडित गुंतवणूकदाराला त्याचा पैसा परत मिळणं याची लेखी खात्री हे सरकार देणार का? हा देखील प्रश्न माझा या ठिकाणी आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, जेव्हा एखादी कंपनी दिवाळखोरीत जाते तेव्हा तिथल्या कामगाराचे कुटुंब रस्त्यावर येते. दुर्दैवाने या प्रक्रियेत कामगाराचे थकीत वेतन आणि PF ला शेवटचे स्थान दिले जाते. या दुरुस्ती विधेयकाच्या निमित्ताने विधेयकात कामगाराच्या देण्यांना सर्वोच्च प्राधान्य हे मिळायला हवे होते, पण आपण पाहिलं की त्यांना कुठंतरी डावलून त्यांना सर्वोच्च स्थान हे या ठिकाणी मिळत नाही आहे. तसेच या प्रक्रियेत जाणीवपूर्व दिरंगाई करणाऱ्या यंत्रणा आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे हे अनिवार्य आहे. अध्यक्ष महोदय, हे विधेयक केवळ सूटबूट घालून उद्योगपतीच्या सोयीचे न राहता ते बँका, सामान्य गुंतवणूकदार, छोटे उद्योजक आणि कष्टकरी कामगार यांच्या हिताचे असावे अशी मी मागणी या ठिकाणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, केवळ कायदे हे कागदावरती न ठेवता त्यातून पीडितांना प्रत्यक्ष न्याय आपण या ठिकाणी खरंच देणार आहे का याचा देखील विचार प्रामुख्याने या ठिकाणी केला पाहिजे. आता ज्या पद्धतीनं मी आपल्याला सांगितलं की महाराष्ट्रातील जिल्हा सहकारी बँकेचा विषय मी आपल्याला बोलली, बुलढाणा असतील, वर्धा असतील, उस्मानाबाद यासारख्या जिल्ह्यामध्ये ज्या सहकारी बँका आज आर्थिक संकटात आहे, या बँका
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. दिवाळखोरी जाहीर करताना किंवा रिझोल्युशन प्रक्रिया राबवताना या सहकारी बँकाच्या पुनर्जीवनाचा आणि तिथल्या सामान्य ठेवीदारांच्या सुरक्षिततेचा कायदा प्रामुख्यानं करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपण यात बघितलं असेल की आज केंद्र सरकारने जवळपास 52,000 म्हणजे 52 मोठ्या उद्योगपतीचं कर्ज या ठिकाणी माफ केलं. केंद्राचं जे बजेट या ठिकाणी सादर झालं त्या बजेटमध्ये 8 लाख करोड रुपये आपण माफ केले. मुठभर उद्योगपतीचे कर्ज माफ करण्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे, मात्र मुठभर पेरून जो पोतभर कमावतो, जो जगाचा पोशिंदा आहे, ज्या पोशिंद्याच्या भरोशावर आपण आपलं दैनंदिन जीवन या ठिकाणी जगत आहोत, अशा शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्यासाठी शासनाकडे पैसा नाही. यापेक्षा दुसरी शोकांतिका ही आपल्याला होऊ शकत नाही. म्हणून माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की ज्यांना कर्जमाफी करण्याकरता पैसा नाही अशा शेतकऱ्यांचा देखील विचार आपण या ठिकाणी केला पाहिजे. राज्यातील शेती ही आधीच गंभीर संकटात सापडलेली आहे. वाढता उत्पादन खर्च, बाजारातील अनिश्चित भाव, नैसर्गिक आपत्ती, पिकांचे नुकसान आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी हा पूर्णपणे आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून गेलेला आहे. अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहे. अशा परिस्थितीत संपूर्ण कर्जमाफी होणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. पण आपण पाहिलं की शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याकरता किंवा शेतकऱ्यांचा सातबारा हा कोरा करण्याकरता आपल्याकडे पैसे नाही. मात्र जे मोठे उद्योगपती या ठिकाणी कर्ज घेऊन पडत आहे अशा लोकांसाठी आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात कर्ज आपल्याला दिसत आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी प्रामुख्यानं काही विषय आपल्याला बोलू इच्छित आहे की ज्या पद्धतीनं केंद्र सरकारनं हा सगळा विषय या ठिकाणी घेतला. मुंबईच्या बाबतीतही मी आपल्याला आता सांगितलं आणि मुंबईच्या बाबतीत बोलत असताना जे छोटे छोटे लोक आहे, प्रामुख्यानं बचत गटाचा विषय मी आता बोलली की बचत गटाच्या महिला या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून कशा पद्धतीनं काम करत आहे. आज आतापर्यंत लोकांची मानसिकता होती की महिला या फक्त ग्रामीण भागात नाही तर शहर भागातल्याच महिला हुशार असतात, ग्रामीण भागातील महिला या काम करू शकत नाही. पण जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून जे बळ पाठबळ महिलांना देण्यात येते त्या माध्यमातून महिला या अतिशय सक्षमपणे ग्रामीण भागात देखील काम करत आहे. आणि हे सगळं करत असताना फेरीवाले असतील, छोटे छोटे उद्योग करणारे लोक असतील, यांच्यासाठी आपले सगळे अटी नियम आहे. मात्र जे खऱ्या अर्थानं समाजात काम करत आहेत त्यांच्यासाठी आपला नियमना हा कायदा या ठिकाणी का नाही याचा देखील विचार आपण या ठिकाणी नक्की करावा. माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. आपण बोलण्याची संधी या ठिकाणी मला उपलब्ध करून झाला. धन्यवाद. आपण बोलण्याची संधी या ठिकाणी मला उपलब्ध करून झाला. माननीय सदस्य श्री अनुराग ठाकुर जी. धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड संशोधन विधेयक 2025 पर अपनी बात रखने की अनुमति दी। इसके लिए मैं अपने सदन के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं और इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं कि ये संशोधन एक बहुत महत्वपूर्ण है और जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पिछले 2014 से लेकर 2026 तक लगातार मोदी जी के नेतृत्व में चली है, इस विधेयक के बाद इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को और तेज़ी मिलेगी और भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, भारत की उद्योग जगत को भी बल मिलेगा। माननीय सभापति जी, आसन पर आप हैं, महिला हैं, पहले वाली स्पीकर भी महिला थी और फाइनेंस बिल पास होने के बाद जब कम सदस्य सदन में है उसके बावजूद महिला सांसद यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। ये परिदृश्य दिखाता है कि महिलाएं सदन के प्रति कितना गंभीर है। जो हमारे साथी सांसद हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण नारी शक्ति बंधन मिल के माध्यम से देने का प्रयास किया है। आज जब मैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2025 पर कह रहा हूं, तो सरकार के काम को समझने के लिए एक बहुत सुंदर और याद रखने की एक तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, एंड आई कोट,
कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है। ये एनडीए सरकार के समग्र निवेश और मांग आधारित नीतियों से चल रही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव हो, डिजिटल पब्लिक गुड्स हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। हम समृद्ध भारत का सपना पूरा करेंगे। सभापति महोदय, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ने बहुत कुछ पिछले लगभग 11 वर्षों में हासिल किया है। उस पर आने से पहले 11 साल पहले तस्वीर क्या थी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। भारत एक ऐसा देश था आज से 11 साल पहले दुनिया में, जब डिफॉल्टर्स के पास तो सारी शक्ति थी, लेकिन ऋण दाताओं के पास केवल आशा ही थी। आज भारत एक ऐसा देश है आईबीसी आने के बाद, जहां ऋण दाताओं के पास कानून है, रेगुलेटर है, न्यायपालिका है और एक सशक्त बैंकिंग व्यवस्था है। ये परिवर्तन टूटे हुए शक्ति समीकरण का पूरा उलटफेर करके आज मोदी सरकार के द्वारा सबसे बड़ी आर्थिक शासन उपलब्धि है। और आज हमारे सामने जो संशोधन है, मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं, ये इस परिवर्तन को एक लॉजिकल कंप्लीशन की ओर ले जाने का काम करेगा। कुछ नज़र आंकड़ों पर मार ली जाए। वैसे तो जो कांग्रेस की स्पीकर बोल के गई, नियम अनुसार अपना भाषण देने के बाद अगले स्पीकर तक बैठना चाहिए। अब दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस में जो इनके खुद के नेता हैं, वो भी भाषण दे के नहीं बैठते हैं, वो भी चले जाते हैं। मैं जावेद जी की पीड़ा समझता हूं। ये अविश्वास प्रस्ताव तो लेकर आए थे, लेकिन इनको ही बोलने का मौका इनकी पार्टी ने नहीं दिया। बड़ा अन्याय आपके साथ किया था, बहुत अन्याय किया आपके साथ, लेकिन ये नियम है। और जो नियम सदन के, मैं आपको केवल वो याद करवा रहा हूं, क्योंकि कुछ बातें वो माननीय सांसद यहां पर कह के मैं उस पर चर्चा जरूर करूंगा। आईबीसी पे मैं आता हूं। माननीय सभापति जी, ये आंकड़े देख के पता चलेगा कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड कितना प्रभावशाली है। लगभग 8,654 कॉर्पोरेट डेटर्स को सीआईआरपी के माध्यम से इसका निपटारा किया गया। 6,761 मामलों का निपटारा सीधे हुआ और इसके अलावा जो 1,300 रिजॉल्व हुए जो रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू, और रिकवरी कितनी हुई, 4 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी आईबीसी एक्ट आने के बाद हुई है। लिक्विडेशन वैल्यू का 170% मिला है और फेयर वैल्यू का 94% मिला है। 2,430 अपील, समीक्षा, समझौते वापस लेने के माध्यम से बंद हुए और जो रेजोल्यूशन टू लिक्विडेशन रेशियो है, इसमें भारी सुधार हुआ है। 2018 तक मात्र 20% था, अब ये बढ़कर 91% हुआ है। बहुत बड़ी छलांग यहाँ पर लगी है। यहाँ पे कंपनियों को खत्म करने की बजाय बचाने और आगे बढ़ाने का काम हुआ। अगर मैं पुराने मामलों की बात करूं तो 40% रिजॉल्व सीआरपी जो कंपनीज हैं, जो पहले बीआईएफआर में चले गई थी और डिफंक्ट हो चुकी थी, ऐसे कि जिनकी संपत्तियां एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो गई थी, क्रेडिटर्स ने उसमें भी रिकवरी 18.91% तक की, जिसकी लिक्विडेशन वैल्यू 152% उसका वसूल किया गया। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं कहना चाहता हूं, आईबीसी केवल पैसे की वसूली नहीं है, ये कंपनी का पुनरुद्धार करने का कार्य भी हुआ है। ऐसे व्यवसायों को फिर से जीवंत करने का, जो अन्यथा गायब हो जाती है, बंद हो जाती है, किया गया। सो आईबीसी इज नॉट जस्ट रिकवरिंग मनी, इट इज रिसरेक्टिंग कंपनीज। हमने जो विरासत में क्या पाया वो भी बताना जरूरी है विपक्ष को। भारत का आईबीसी से पहले का दिवालियापन का परिदृश्य क्या है। सभापति महोदय, हमने भारत के आर्थिक इतिहास के उस अध्याय को फिर से देखना होगा जो इससे पहले था, और ये कोई गर्व करने वाला अध्याय नहीं था। ये एक सिस्टमैटिक फेलियर आप हमें देकर गए थे। इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस था, पॉलिसी पैरालिसिस तो था ही, और इनजस्टिस एट इंडस्ट्रियल स्केल था।
2016 से पहले भारत का दिवालियापन ढांचा एक ढांचा नहीं था, एक विरोधाभासी कानूनों, दोहराए जाने वाले तंत्रों और प्रतिस्पर्धा अधिकार क्षेत्रों का एक संग्रह था, जिसमें से निकलता कुल नहीं था। कुल मिला के एक ही आवाज हर कानून से निकल कर आती थी और वो आवाज थी डिले, यानी कि देरी ही होती थी और कुछ नहीं होता था। अगर मैं क्या क्या कानून थे, सीका था, यानी कि जिसमें यूनिट को सिक घोषित करने का होता था, फिर BFIR था, DRT था, सरफेसी था, इस तरह से अलग अलग लोक अदालत से लेकर अन्य कई तरह के कानून थे। लेकिन रिकवरी क्या होती थी, आप एक बार आंकड़े देखिए। सीका में जब एक बार सिक घोषित कर दिया जाता था तो उसको BIFR में भेज दिया जाता था और BIFR को पुनर्वास प्रस्तावों की जांच करनी थी, या तो कंपनी को पुनर्जीवित करना था या फिर उसको बंद करने की सिफारिश करनी थी। इसी में 7-7 साल लगा देते थे और कंपनियों ने तो ढूंढ लिया था कि उनको तो एक आश्रय मिल गया था कि मालिक बन के रहना है, बैंक का पैसा, क्रेडिटर का पैसा नहीं देना, केवल BIFR तक ले जाओ, खुद बैठे रहो, सैलरी भी लो, इंसेंटिव भी लो, मजे भी करो और ऋणदाताओं के पैसे मत वापस करो। ये यूपीए की सरकार को और कांग्रेस का देन था। कई सालों तक कार्रवाई चलती थी, 7-7 साल तक BIFR में औसतन कुछ नहीं निकलता था, संपत्तियां खराब हो जाती थी, कर्मचारियों को नुकसान होता था, बैंकों के ऋण के बाद भी कुछ नहीं मिलता था और बट्टे खाते डालकर बोझ करदाताओं पर डाल दिया जाता था। और BIFR जब कह देती थी अच्छा इस कंपनी को बंद करना है तो कोर्ट में जाना पड़ता था। और भारत के कोर्ट्स का तो आप हाल देखते हैं, हमारे न्यायाधीश कितना काम करते हैं, कितना उनके ऊपर बोझ है और कितने पेंडिंग मामले उनके ऊपर हैं, और यहाँ पर और मामले उनके पास जाते थे और वहाँ पे क्या होता था, 10-15 साल और लगते थे, बैंकों को पैसा नहीं मिलता था और कंपनी वाले मौज करते थे। और वापस क्या मिलता था, जब लिक्विडेटर ने अंततः संपत्ति को बेचने के लिए कहा तो मूलता था मूल मूल्य का एक अंश, सड़ी गली मशीनरी, समाप्त अनुबंध, चले गए कर्मचारी और बची खरी जो साख बचती थी, थोड़ी बहुत गुडविल, वो बचती मिलती थी। DRT के माध्यम से क्या हुआ, DRT में तो अगर 100 रुपये देते थे तो 25 रुपये मुश्किल से वापस मिलता था। सरफेसी आया तो उससे में भी थोड़ा बहुत उससे बेहतर रिकवरी होनी शुरू हुई, लेकिन कुछ नहीं मिल पाता था। तो 2016 से पहले का जितना भी काम हुआ उसमें क्या था, अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो उसको कहते थे एवरग्रीनिंग, यानी कि बैंकों द्वारा बार बार खराब ऋणों को रोल करते रहना, एवरग्रीन करते रहना। और ये मानक संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने का ये RBI ने कह दिया था। नुकसान की पहचान को स्थगित कर देना, प्रमोटरों को अपनी कंपनियों में पैसे लेते रहने देना, बैंकों का कभी एसेट क्वालिटी रिव्यू करते ही नहीं थे। अगर एसेट क्वालिटी रिव्यू करने का निर्देश किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद दिया और बही खाते सही करने का काम दिया। ये तो PSUs के नाम पे पैसा लेके अपना फाइनेंशियल डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट जो है, उसको ठीक करने की बात करते थे। फर्जीवाड़ा करती थी यूपीए की सरकारें, कांग्रेस की सरकारें। और मैं यहाँ पे माननीय सभापति जी कहना चाहता हूँ बड़ी गंभीरता के साथ, जब ये एसेट क्वालिटी रिव्यू बैंकों का हुआ तो ग्रॉस NPA फाइनेंशियल ईयर 2018 में 11.25% तक पहुंच गया। 10,35,000 करोड़ से ज्यादा के बैड लोन थे, लेकिन मोदी सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किया। 4R रिफॉर्म्स हम लेकर आए और उस 4R रिफॉर्म्स को हमने रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स, इसके माध्यम से सुधार किया। और आज मैं कहना चाहता हूं, जो उस समय 12 में से 11 पब्लिक सेक्टर बैंक PCA फ्रेमवर्क में थे, आज 12 के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक मुनाफे में हैं और लगभग सालाना 2.25 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा आज भारत के सरकारी बैंक कमा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के कारण कमा रहे हैं। यही नहीं सभापति महोदय, ये जो ग्रॉस NPA है, आप एक बार थोड़ी नजर थोड़ा पीछे डालेंगे, जब 2004 में अटल जी की सरकार बनी तो उससे पहले 16% के लगभग ग्रॉस NPA था।
उसको कम करके अटल जी की सरकार 7.8% पर लेकर आई। ये कांग्रेस की सरकार जाते जाते 12.3% पर छोड़कर गई। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उसको कम करके 2.3% कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। एक के बाद दूसरा काम हमने ऐसा किया है। आईबीसी के माध्यम से क्या रिकवरी हुई, डीआरटी से क्या थी? डीआरटी में मुश्किल से 10% रिकवरी थी, सरफेसी में 20% थी, और आईबीसी का कानून जब हम लाए तो 50% से ज्यादा की रिकवरी हमने करके दिखाई। ये बैंकों का पैसा वापस दिलाया है। यही नहीं, ऐसी अनेक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, ये जो आईबीसी कोड के संशोधन पर जो हम बहस कर रहे हैं, ये रिफॉर्म एक्सप्रेस को बढ़ाने वाला एक शक्तिशाली इंजन है। ये क्रेडिट अनुशासन का इंजन है, मूल्य अधिकतम करने का इंजन है, निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने का इंजन है, आर्थिक न्याय का इंजन है। और इस महान विधेयक की बात करने से पहले मैं दिल से एक कर्तव्य निभाना चाहता हूं कि जो लोकसभा की चयन समिति है, जो सिलेक्ट कमेटी है, उसके चेयरमैन जय पांडा जी, उनके सभी सदस्यों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने विधेयक की हर धारा, हर लाइन, हर शब्द को ध्यान से देखा और ऐसी रिपोर्ट दी है जिस पे पूरे सदन को गर्व होगा। मैं कमेटी के सभी सदस्यों को, जो अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं, उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। रिफॉर्म एक्सप्रेस 10 साल की यात्रा क्या है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एक शक्तिशाली नए इंजन को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए। 1600 से ज्यादा पुराने कानून जो अंग्रेजों के समय के थे, हमने उनको खत्म किया, जो इररेलेवेंट थे, आर्काइक क्लॉज जो थे। नए कानून भी हमने बनाए, जैसे वन नेशन वन टैक्स हो, जीएसटी हो, धारा 370-35 को खत्म किया। आज कश्मीर में 24 घंटे तिरंगा झंडा लहराता है और लाल चौक पर भी लहराता है, तो हमारी सरकार ने करके दिया। और यही नहीं, आज जीएसटी जैसा कानून हो, हमारा नया इनकम टैक्स के कानून हो, ये सारे मोदी सरकार ने किए। और हमारा डिजिटल करंट, जो डिजिटल इंडिया का है, यूपीआई, जनधन, आधार, दुनिया का सबसे उन्नत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार ने बनकर तैयार किया है। सड़कें हो, रेलवे हो, हाईवे हो, बंदरगाह हो, इन सब पर हमने काम किया है। मैन्युफैक्चरिंग में पब्लिक, हमने जो पीएलआई स्कीम लेकर आए हैं, उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बल मिला है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। और जो हमने रिफॉर्म्स लेकर आए, ये तो हमें सड़ी गली अर्थव्यवस्था देकर गए थे, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में छोड़कर गए थे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार अच्छे काम के कारण भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर रखा है। हमने भारतीय न्याय संहिता हो, ऐसे अन्य कानूनों को हमने लेकर आए। हमने एक ऐसे बिल्स लेकर आए, बार बार एक ऐसी रिफॉर्म्स लेकर आए जिससे कामकाज में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और ईज ऑफ लिविंग में बहुत बढ़ोतरी हुई। हमारी रैंकिंग तो बड़ी, व्यापार भी बढ़ा है और हमारी निवेश भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी। हमारे पास जो विदेशी पूंजी निवेश है वो भी बढ़ा। हमारे पास जो देश में सोने का भंडार है वो भी बढ़ा। तो आप किसी भी तरह से तुलना करेंगे वो बड़ा है। और जो कांग्रेस की माननीय सांसद यहाँ पे कह रही थी कि किसानों के लिए क्या किया, मैं यही कहूंगा, आप तो झूठे वायदे करते रहे। किसानों को सम्मान देने का काम किया और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सम्मान निधि किसी ने दी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 6-6 हजार रुपया प्रति साल दी। और महाराष्ट्र में तो हमारी अभी की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। उनको मैं बहुत, यही नहीं, ये कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल में क्या हुआ, ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल कौन है भगोड़े कि उन्होंने आर्थिक अपराध किए थे? ये इनकी सरकार के समय बैंकिंग फॉर फ्रेंड्स होता था, आज बैंकिंग फॉर पुअर पीपल एंड बैंकिंग फॉर ऑल हो रहा है।
इनके समय बैंक के खाते स्विस बैंकों में इनके मित्र खोला करते थे। आज गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक खाता खोलने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और ये भगौड़े कौन हैं? अरे पूछिए अपने पुराने वित्त मंत्री से, कौन सी योजना लेकर आए थे आप लोग? हजारों करोड़ रुपए दे दिए थे आपने। अरे क्या किया आप लोगों ने? हमने कानून भी बनाए और ये जो 53,000 करोड़ रुपया लेना है उसमें से 33% लगभग 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नए कानून बनाकर की है। अरे उड़ा आपने दिए थे भारत के लोगों के पैसे, इसको वापस लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कम से कम जानकारी लीजिए बोलने से पहले। आप कहते हैं 100 करोड़ लेने वाले को 1000 करोड़ रुपया कैसे देते हो? अरे भैया तो अपने नेताओं से पूछो कैसे देते थे, कैसे देते थे पैसे। ये लोग एनपीए की बात करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिनके पास डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा एनपीए है। मुझे नेता के नाम लेने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा एनपीए आपके पास कौन है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा? वर्षा जी और प्रतिभा जी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो गई हैं। राहुल जी इधर से उधर गए हैं, ये वाले अपने दूसरे नहीं। माननीय माननीय सभापति जी, जब आईबीसी लाए तो क्या सोच कर लाए थे? मैं उस पर जाना चाहता हूं, अब क्योंकि आईबीसी पे पूरा शुरू करते हैं। ये बड़ा सुधार का एक कार्यक्रम था और मोदी सरकार के लिए सिद्धांत सरल और शक्तिशाली था। हमने एक ऐसे नियम बनाए जहां वादों का पालन हो, पूंजी सुरक्षित हो, बिजनेस पूर्वानुमान और विश्वास के साथ चल सके। और हमने जो बिल लाए तो उस आईबीसी कोड के अंतर्गत एक एकीकृत लेनदार अनुकूल समयबद्ध कानून जो पुरानी उलझन, देरी और अन्याय को खत्म कर देता था वो लेकर आए थे। और आज 10 साल बाद ज्यादा अनुभव के साथ हम उसी सिद्धांत के साथ इसमें कुछ और संशोधन करने वाले ताकि और इसमें सुधार हो। और वो क्या संशोधन है अब मैं उस पर आने वाला हूं। पर आने से पहले एक व्यक्ति का नाम सभापति जी जरूर लेना पड़ेगा। मैं आपसे अनुमति इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो सदस्य ना अब इस सदन का मेंबर है ना अब इस दुनिया में है। मैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी का नाम लेना चाहता हूं। मुझे राजनीति में लाने वाले भी वही हैं और ये आईबीसी का कानून लाने वाले भी वही हैं। और उन्होंने जटिल नहीं सरल कानून लेकर आए, वो सरल स्वभाव के भी थे। और इतना शानदार काम उन्होंने किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे कहा था वो जीएसटी भी लाए, यहाँ पर ये आईबीसी भी लाए। और आज मैं कहना चाहता हूँ उनकी सोच क्या थी जेटली जी की कि दिवालिये ढांचे को, खस्ता हालत को जब देखा तो उन्होंने क्या कहा कि सीका और बीएफआईआर ये सारे जितने थे इनसे एक बेहतर कानून हमें देना है। और रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने कोई पुराना ताना बाना नहीं बुना, एक बिल्कुल नया बिल लेकर आए, एक नया ट्रैक बिछाया और देश को एक नया उपहार मोदी जी ने और जेटली जी ने दिया, जिसमें भारत अपने नए अनुबंधों को गंभीरता से लेता है, लेनदारों को सम्मान करता है और पूंजीदारों को भरोसेमंद जगह देता है। जेटली जी ने संसद में इस विधेयक को पेश करते हुए क्या कहा था कि भारत को दिवालिया संरक्षण की संस्कृति से लेनदार सशक्तिकरण की संस्कृति की ओर ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बिजनेस का पुनरुत्थान ही लक्ष्य होना चाहिए, ना कि उसका विनाश। उन्होंने कहा था कि हितधारकों, लेनदार, कर्मचारी, विक्रेताओं और समाज के लिए मूल्य अधिकतम करना नैतिक और आर्थिक जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बात समय सीमा पर कही थी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि हर दिन जो अनिश्चितता पैदा करेगा वो उस एसेट को उतना खत्म करता चला जाएगा और अराजकता और क्रेडिट बाजार में लाएगा। इसलिए उन्होंने प्रवेश के लिए 14 दिन तय किए थे, 180 दिन में समाधान की बात कही थी और 330 दिन में कुल सीमा रखी थी जो इसमें कानून में लिखा गया था। लेकिन आज 330 दिन नहीं, 650 दिन औसत लग रहे हैं। इस पे बिल पर संशोधन करना क्यों जरूरी माननीय सभापति जी? इसलिए मैं आ रहा हूं क्योंकि वो तो बिल पे बोली नहीं पहले। तो इसमें क्या हुआ, कहीं कोर्ट से देरी होती थी, कहीं नौकरशाही से देरी होती थी, कहीं और होता था।
ये लोग अवरोध पैदा करते थे लेकिन बाजार की गति से काम नहीं करते थे। सभापति महोदय, 2016 से अब तक आईबीसी के अंतर्गत लेनदारों को 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मिल चुके हैं। क्रेडिटर्स को 27,000 से ज़्यादा मामले औपचारिक प्रवेश से सुलझाए जा चुके हैं। 10 लाख करोड़ रुपए जो बैड लोन्स में था उसको प्रभावशाली ढंग से ले लिया गया, यानी कि नोटिस मिलने से स्वेच्छा से ही लोगों ने पैसे दे दिए। ये डर भी पैदा हुआ या जागरूकता पैदा हुई तो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के कारण तब जाके 10 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई और ग्रॉस एनपीए भी मात्र 2.3% पे आया और नेट एनपीए तो 0.6% रह गया। समाधान योजनाओं से लेनदारों की लिक्विडेशन वैल्यू का औसतन 171% हमें मिला है। अब रिफॉर्म एक्सप्रेस की ड्राइवर कौन बनी? ड्राइवर कोई और नहीं बनी, निर्मला सीतारमण जी बनी। क्योंकि जब हम बिल लाए उसके 2 वर्षों के बाद जेटली जी हम सबको छोड़कर चले गए। निर्मला जी को नई जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी और बहुत गंभीरता से निर्मला जी ने इस जिम्मेदारी को संभाला वित्त मंत्री के रूप में। लेकिन एक समस्या सभापति जी और आई। हम सब ने देखा कोविड का समय, दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया था, आर्थिक भी और जीवन पर भी। और उस समय सबसे बड़ा संकट हमारे संस्थाओं के ऊपर था, चाहे बैंक था चाहे औद्योगिक थी। उस समय आईबीसी को आए कुछ समय ही हुआ था। आईबीबीआई हो, एनसीएलटी हो या हमारे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हो, इनको अभी उतना पैर जमाने का मौका नहीं मिला था। उससे पहले बड़ा संकट आ गया तो क्या करते? क्या उद्योग को बंद होने देते? नहीं। उस समय भी कोविड के समय प्रधानमंत्री मोदी जी लाखों करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आए और पैकेज इस दिशा में था कि गरीब को खाना भी मिला तो उद्योगपति को मोरेटोरियम पीरियड भी मिला और लाखों करोड़ रुपया उनको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी मिला। और एनसीएलटी में एमएसएमई को ना लेकर जाएं तो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया उसको कर दिया गया। ये सारे कई तरह के बदलाव हमारी सरकार ने किए। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर्ष मल्होत्रा जी आज बैठे, हमारे माननीय मंत्री जी हैं। ये कोविड के समय उस समय किया गया। अगर ये कदम उस समय निर्मला जी नहीं उठाते, मैं भी उस समय वित्त राज्य मंत्री था, हम लोग उस समय नहीं उठाते मोदी जी के कहने पे, तो आज बहुत सारे उद्योग बंद हो जाते। लाखों एमएसएमईज बंद होने से बचे, 2 करोड़ के लगभग लोगों का रोजगार बचा और 1,40,000 करोड़ की देनदारी जो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाते ऋण, वो भी पैसा बचा तो नरेंद्र मोदी जी की समझदारी और उनके निर्णयों के कारण बचा है। एक मैं इसमें आपको और कहना चाहता हूं, एनसीएलटी बैंक की हमने क्षमता को बढ़ाया, आईबीबीआई की विश्व स्तर पर नियामक बनाया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को इकोसिस्टम को विकसित किया और सूचना उपयोगिताओं को हमने बेहतर बनाया। आईबीबीआई के लक्षित नियमों को हर चरण से हमने परिष्कृत किया। यही नहीं, पिछले 3 सालों में सब स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद अब हमारी सिलेक्ट कमेटी ने बहुत शानदार काम करके लाए हैं। अब इसमें नए कोच कौन कौन से जुड़े हैं, क्योंकि हम रिफॉर्म एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहे हैं, ड्राइवर सीट पे निर्मला जी, तो कोच कौन कौन जोड़े गए जो नए रिफॉर्म्स के माध्यम से, उस पर मैं आ रहा हूं, जो अमेंडमेंट्स हैं। इस विधेयक में जो नया रिफॉर्म एक्सप्रेस से जोड़ा गया वो है क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, CIIRP, इंडियाज आउट ऑफ कोर्ट रेजोल्यूशन। यानी कि हम न्यायालय जाने से पहले उसका समाधान बाहर कैसे कर सकें। माननीय सभापति जी, दुनिया भर के जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे यूके होगा, यूएसए हो गया, EU हो गया, जहां पर दिवालियेपन को लेकर बहुत अच्छे कानून बने हैं, वहां पर इस तरह का प्रावधान है। और आज भारत उन प्रावधानों के बराबर वहां पर लाकर खड़ा कर दिया। एक बहुत बड़ा बदलाव यहां पर लेकर आए हैं। देखिए, आज दिवालियापन जब होता है उसके समाधान के लिए क्या करना पड़ता है। एक मध्यम वर्ग का अगर कॉर्पोरेट होगा या छोटा होगा, कितना भी छोटा हो, सौगता राय जी, उसको कहां जाना पड़ता है? सरल सहमति वाला भी हो तब भी उनको एनसीएलटी के थ्रू जाना पड़ता है। एनसीएलटी की बेंचें बहुत मेहनत करें तब भी 20,000 केसेस पेंडिंग है। 330 दिन की बजाय 650 दिन लग रहे हैं। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा तो क्या होगा? ये जो नया अध्याय 4A जोड़ा गया है, इससे पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। जहां मुख्य कर्ज नियंत्रित वित्तीय संस्थानों के पास है, अब समाधान प्रक्रिया बिना एनसीएलटी के फाइलिंग के शुरू, चलाई और पूरी की जा सकती है। जब तक समाधान योजना तैयार ना हो,
रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो आरपी जिसको हम कहते हैं पब्लिक नोटिस जारी कर सकता है, कंपनी का मैनेजमेंट बिजनेस चला सकता है, लेनदार और मैनेजमेंट 150 दिन में योजना बना सकते हैं। अगर योजना बन गई तो एनसीएलटी को मंजूरी देता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बनी तो सामान्य सीआईआरपी में बदल जाती है। ये तेज और सस्ता है, गोपनीय है और बेहतर है और एनसीएलटी की पब्लिक सुनवाई होने वाली परेशानी कम करता है। सभापति महोदय, ये तरीका आज दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बराबर है और इसको लेकर आए, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। इससे एक नई जो एक्सप्रेस लाइन जो जुड़ी है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके यानी कि कोटकूट में जाने का छूट जाएगा और मुख्य लाइन को बाईपास करके जुड़ जाएगी। इसमें एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें सुरक्षा के साथ साथ कर्जदार को 30 दिन का समय भी मिलता है जवाब देने का। प्रक्रिया शुरू होने से 30 दिन में एनसीएलटी में वो चुनौती दे सकता है। वैकल्पिक मॉरिटोरियम संपत्ति की रक्षा करता है। अगर मैनेजमेंट सहयोग नहीं करता तो रुकावट डालता है तो एनसीएलटी में पूर्ण सीआईआरपी में इसको बदल सकता है और जवाबदेही से अब कोई नहीं बच सकता। यानी कि जो न्यायालय है, जो हमारी जुडिशरी है, वो भी अब जवाबदेही से, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सीओसी कोई भी अब जवाबदेही से नहीं बच सकता। जो कोच 2 जो डिब्बा इसमें जुड़ा है वो है पूरे ग्रुप के लिए एक ट्रेन, ग्रुप इंसॉल्वेंसी, 1 ट्रेन फॉर द एंटायर ग्रुप। भारत में जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसकी ग्रुप होल्डिंग होती है, जैसे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी हो गई, एसोसिएट कंपनी हो गई, सिस्टर कंसर्न्स हो गए। लेकिन आईबीसी जो है हर कंपनी को अलग अलग मानता था सभापति जी। अब अलग अलग एनसीएलटी में उसको ले जाना पड़ता था, अलग अलग क्रेडिटर्स कमेटी होती थी, अलग अलग रेजोल्यूशनल प्रोफेशनल होते थे। इससे उलझन भी होती थी, समय भी नष्ट होता था, मूल्य भी नष्ट होता था, फॉर्म शॉपिंग होती थी। नया सेक्शन 59A इज अ गेम चेंजर, ये बिल्कुल परिवर्तन ले आएगा। केंद्र सरकार को ग्रुप कंपनियों को ग्रुप इंसॉल्वेंसी बनाने का अधिकार देता है। एक ही एनसीएलटी बेंच होगी, ग्रुप सीओसी होगा, ग्रुप कोऑर्डिनेटर होगा और अलग अलग सीओसी को बीच एक बाध्यकारी समन्वय समझौते होंगे। सभापति महोदय, एक उदाहरण देता हूं, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज का नाम आपकी अनुमति से ले रहा हूं क्योंकि उनके भी 15 कंपनियों का दिवालिया हुआ, बहुत मुश्किल आई, सबसे जटिल और मूल्य नाशक हुआ। इनके कंपनियों की भद पिट गई, मूल्य खत्म हो गए, बैंकों का नुकसान हो गया। कानून था लेकिन थोड़ी थोड़ी त्रुटियां रह गई थी, उसके कारण भी नुकसान हुआ। फिर एक जेट एयरवेज जो एयरलाइन चलती थी उसका विदेशों में एसेट थे, तो हमारे पुराने कानून में उसमें प्रावधान ना के बराबर थे, तो उसमें बहुत जटिलता थी, मुश्किल भी आई। अब नया ढांचा इन समस्याओं का समाधान दे रहा है। कोच 3 जो जोड़ा गया, मेरे 10 मिनट और मैं पूरा कर रहा हूं, अपने टाइम में पूरा कर लूंगा। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी पे काम करेगा। इसमें क्या है, भारतीय कंपनियां जो दुनिया भर में काम करती है, उनकी संपत्ति, कारोबार, कर्मचारी दुनिया भर में है, लेनदार भी दुनिया भर में है, विदेशी कंपनियां भारत में है। जब क्रॉस बॉर्डर दिवालिया होता है तो उसमें पुराने आईबीसी में दम उतना नहीं था। कौन सा देश नियंत्रण होगा, कौन सा कोर्ट फैसला लेगा, ये सब इसमें प्रश्न चिन्ह थे। विदेश से संपत्तियां कैसी लाई जाएगी, आज तक मुश्किल आ रही है। नया सेक्शन 240C जो इसमें जोड़ा गया है वो सरकार को इसमें अधिकार देता है, जिसमें संसद की पूरी निगरानी होगी। नियम अधिसूचना से पहले सदन दोनों सदनों में रखे जाएंगे। भारत को यूनिक ट्रायल मॉडल लॉ जो है उसका जोड़ता है। दिस इज इंडिया टिकट टू द ग्लोबल इंसॉल्वेंसी एक्सप्रेस। ये विदेशी लेनदारों को कहता है, सभापति जी, विदेशी लेनदारों को कहता है आपके हित भारत के कोर्ट में सुरक्षित है, और विदेशी कोर्ट को कहता है भारत भरोसेमंद साझेदार है। विदेशी निवेशकों को कहता है भारत का कानूनी ढांचा विश्व स्तर का है। और जो चौथा कोच इसमें जुड़ने जा रहा है, अ क्लीन स्टेट प्रिंसिपल, अ गारंटीड फर्स्ट स्टार्ट। सभापति महोदय, रेजोल्यूशन अप्लाई करने वाली सबसे बड़ी बाधा पुरानी कानूनी दावों की अनिश्चितता थी। समाधान योजना मंजूर हो जाती थी, नया मालिक आता था, फिर टैक्स विभाग आता था, फिर नए नए नोटिस आते थे। यानी कि आपको सब कुछ मिल जाने के बाद भी, नए मालिक का कोई कसूर होने के बावजूद भी सारी एजेंसियां उसके पीछे पड़ जाती थी।
सुप्रीम कोर्ट के क्लीन स्लेट मिल जाने के बाद भी कानून में अस्पष्टता थी, अब उसमें स्पष्टता लेकर आए। अब जो नया मालिक होगा उसको क्लीन स्लेट, सारे पिछले सब देनदारियों से उसको मुक्ति मिलेगी, नए खरीदार को तो मिलेगी मुक्ति, लेकिन जो व्यक्ति है वो अभी भी जवाबदेह रहेगा। पुराने प्रमोटर गारंटर संयुक्त दायित्व वाले लोग अपने कृत्य के प्रति जवाबदेह रहेंगे। क्लीन स्लेट कंपनी को मिलेगी, व्यक्ति को नहीं। यानी कि अब चोरी चकारी करके भागेंगे तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन नए लेने वाले को आसानी से काम करने का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मिलेगा। पांचवा कोड जो जुड़ता है सीओसी अब ड्राइविंग सीट पर है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के बारे में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए और मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं इसकी भी जांच करनी चाहिए कि कितने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की आय किताबों में और गैर किताबों में कितने गुना ज़्यादा बढ़ गई पिछले कुछ सालों में। अनैतिक कृत्यों में अगर कोई संलिप्त थे तो उनके ऊपर भी ध्यान जरूर देना चाहिए। संपत्ति सस्ते में बिक जाए, मजदूर नौकरी खोते रहें, विक्रेता अपना पैसा खोते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले लिक्विडेशन में जवाबदेही कम, संपत्ति बिक्री धीमी, लेनदारों की भागीदारी न्यूनतम थी। अब जो विधेयक लिक्विडेशन पूरी तरह बदल देता है, इसमें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को सीआईआरपी के दौरान कंपनी की अच्छी जानकारी हो जाती है, अब वो देखरेख उसकी कर सकती है। इसलिए सीओसी को बहुत ताकत इसमें दी है। वो लिक्विडेटर नियुक्त कर सकती है, बदल सकती है, कमर्शियल डिसीजन ले सकती है और 180 दिन की जो समय सीमा है उसमें 90 दिन बढ़ाई जा सकती है। इस प्रक्रिया में सालों साल की बजाय सीमित समय में अपना काम पूरा करेगी। आरपी ऑटोमेटिक लिक्विडेटर नियम खत्म कर दिया गया है। सीओसी लिक्विडेटर का प्रस्ताव देगी, चाहे आरपी हो या कोई और योग्य प्रोफेशनल हो। आरपी को योजना अनुपालन ना करने के कारण खारिज हुई तो लिक्विडेटर नहीं बन सकता। जवाबदेही साफ है, अब सीओसी को पूरे अधिकार दे दिए हैं। कोड 6वां जो जोड़ा गया है, भागने के रास्ते बंद कर दिए हैं। दिवालियेपन से पहले संपत्ति हड़पना पुराने प्रमोटर्स का पुराना खेल था। संपत्ति संबंधित पार्टियों को ट्रांसफर कर देना, कम मूल्य पर बेच देना, जुड़े लेनदार से महंगा कर्ज ले लेना। जब लेनदार आता था तो मूल्यवान संपत्ति गायब हो जाती थी। अब आईबीसी में सेक्शन 30 जो पहले 30 से सेक्शन 43 टू 50 ये अवॉइडेंस प्रावधान थे, लेकिन लुक बैक पीरियड की कमजोरी थी। ये इंसॉल्वेंसी शुरू होने की तारीख एनसीएलटी प्रवेश से चलता था। प्रमोटर प्रवेश में देरी या खारिजी का अंदेशा होने पर लुक बैक पीरियड को छोटा कर देते थे, लेकिन सभापति जी अब इस विधायक के हमने वो सारे रास्ते बंद कर दिए। अब लुक बैक पीरियड आवेदन दाखिल होने की तारीख से ही चलेगा। समय सीमा में छेड़छाड़ बंद हो जाएगी। अगर आरपी या लिक्विडेटर अवॉइडेंस क्लेम नहीं लेता तो लेनदार, सदस्य और पार्टनर सीधे एनसीएलटी जा सकता है और जवाबदेही सभी तक पहुंच गई है। सबको इसके अंतर्गत लाया गया। कोड 7वां जो है, अब ना देरी ना विवेकाधीन, नो मोर डिलेज, नो मोर डिस्क्रिशन। हमने डिस्क्रिशन, आपको याद होगा, हम लोग पहले केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के दाखिले के लिए भी देते थे, हमने वो भी बंद कर दिए ताकि पारदर्शिता आए। जो काबिल है उसको उसका हक मिले। डिस्क्रिशन यहां पे भी खत्म की है। नरेंद्र मोदी की सरकार ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करती है और डिस्क्रिशन खत्म करने का काम करती है। यहां पर 14 दिन की कानूनी सीमा नियमित रूप से टूट जाती थी। एनसीएलटी में प्रवेश एंट्री जो थी सालों साल तक ये पेंडिंग रहती थी। अब ये डिस्क्रिशन लॉ को खत्म कर दिया गया। नया सेक्शन 75 की व्याख्या में 1 में लिखा गया है कि अब कोई और आधार नहीं देखा जाएगा, आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। व्याख्या 2 कहती कि सूचना उपयोगिता द्वारा प्रमाणित डिफॉल्ट रिकॉर्ड पर्याप्त है। इससे संस्थागत वित्तीय लेन देन के प्रवेश तेज हो जाएंगे और अब जवाबदेही न्यायपालिका तक पहुंच गई, उनको करना पड़ेगा। आखिरी डिब्बा जोड़ने वाला हूं, 8वां। सरकारी बकाया और वैधानिक शुल्क सभी के लिए स्पष्टता कर दी गई है। अनपेड टैक्स का वैधानिक चार्ज आईबीसी में सिक्योरिटी इंटरेस्ट माना जाएगा। क्या सरकार इससे ऊंची प्राथमिकता मिलेगी? रेनबो पेपर्स के केस में मैम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अनिश्चितता पैदा कर दी थी। आईबीसी के बाजार निर्धारित प्राथमिकता के उद्देश्य से टकराता था। अब
आईबीसी में सिक्योरिटी इंटरेस्ट केवल पार्टियों के आपसी समझौते से ही बनता है, कानून की स्वतंत्रता कार्रवाई से नहीं। सरकारी बकाया सेक्शन 53 वाटरफॉल के अनुसार बटेगा। पिछले 2 साल के बकाये को निर्धारित प्राथमिकता और बाकी को कम प्राथमिकता, कोई वैधानिक चार्ज आईबीसी से ऊंचा दावा नहीं बन सकता। ये सारे काम हमने इस दिशा में किए हैं। एक आखिरी आंकड़ा मैं आपके देके अपनी बात को समाप्त करने वाला हूं। हमने जहां एनपीएस को भी कम किया, हमने फिस्कल डेफिसिट को भी कम किया, हमने भारत में निवेश को भी बढ़ाया, हमने एसेट क्वालिटी रिव्यू किया, सारे बैंकों को मुनाफे में पहुंचाया। अगर आप देखें क्रेडिटर्स रिकवरी रेट 2016 से पहले सिंगल डिजिट से भी कम था, आज वो 32.76% है। एवरेज रेजोल्यूशन टाइम 15 साल लगते थे, 10 से 15 साल, आज 650 दिन है। प्री एडमिशन सेटलमेंट्स कोई मैकेनिज्म ही नहीं था, आज 10 लाख करोड़ की सेटलमेंट हमने की है। क्रेडिटर रियलाइजेशन पहले 0 के लगभग थी, आज 4 लाख करोड़ से ज़्यादा है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पहले थे ही नहीं, अब 4 लाख, अब 4576 के लगभग हैं। 63 जज हमने नियुक्त किए हैं। अब हमने बहुत कुछ जो हासिल किया है, इसमें अगर आप देखेंगे बैंकों में क्या सुधार हुआ, 3 गुना ज़्यादा इसमें निवेश भी हुआ, क्रेडिट डिपॉजिट हुआ और क्रेडिट भी 3 गुना ज़्यादा देने का काम हुआ। यही नहीं, हमने विदेशों से पैसा भी वापस लेकर आए और जो मॉरिटोरियम की बात कही मैंने, हमने वो भी कर दिया है। एक आखिरी बात जो, क्योंकि बहनों की बात कही गई कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में क्या किया, महिला सांसद थी, शायद वो भूल गई। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय गिरिराज सिंह जी यहाँ पर हैं। ये जब मंत्री, इनका पिछला विभाग जो था उसमें भी लखपति दीदी पे जो काम किया गया वो आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा। आज 9 करोड़ से ज़्यादा बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से साथ जुड़ी हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा बहनें, और लगभग 2 करोड़ बहनें अब लखपति दीदी देश में बन गई हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण है। 20 लाख रुपए तक सेल्फ हेल्प ग्रुप को अब बगैर किसी गारंटी के हमारी सरकार ने देना शुरू कर दिया है। स्टैंड अप इंडिया योजना और मुद्रा में सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को देश में मिला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 33% आरक्षण संसद में भी और विधानसभा में भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, ये रिफॉर्म एक्सप्रेस और तेजी के साथ चलेगी। ये आईबीसी अमेंडमेंट 225 बिल, ये जो आज लाया गया है, इससे बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान होगा। कांग्रेस से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपके समय बैड लोन्स की रिकवरी कितनी थी, जरा अंदर झांक कर देखिए। क्रोनी कैपिटलिज्म को आप बल देते थे, उसका खेल खेलते थे और भारतीय अर्थव्यवस्था को की जड़ में मट्ठे डालने और इसे पुनर्मूर्छिको भवा करने का काम आप करते थे। आपके समय सारे सिस्टम फेल हो गए थे, बैंकों को आपने फेल करने के रूप में खड़ा कर दिया था। हमारी सरकार ने आईबीसी लाने के बाद बैंकों को मुनाफे में लाकर खड़ा कर दिया है और रिकॉर्ड मुनाफे में पहुंचाया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि देश हित में, निवेशकों के हित में, क्रेडिटर्स के हित में, ऋणदाताओं के हित में और जो हमारे उद्योगपति हैं उनके हित में भी इस बिल को लाए हैं। इसके बहुत बहुत बधाई। ऐतिहासिक बिल को लाने के लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह जी। बधाई। ऐतिहासिक बिल को लाने के लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो दिवाला और शोधन अक्षमता संशोधन विधेयक लाया गया है, उस पर अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। विरोध इसलिए है कि ये विधेयक छोटे व्यापारियों, किसानों और बड़ी कंपनियों के के बीच में विभेद पैदा कर रही है। ये विधेयक वर्ष 2016 में
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी के द्वारा लागू किया गया था, तब बहुत बड़े बड़े दावे सरकार ने किए थे कि बैंकों का एक एक पैसा वापस करेंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन अब इसके उल्टे खाओ भी और छूट पाओ भी के सिद्धांत पर यह सरकार आगे चल रही है साथियों। और वो हिस्सेदारी तो हो ही जाती है उनकी। सरकार ने कहा था कि हम बैंक करेंसी बिल के माध्यम से जो इस देश का 10 वर्षों में करीब 17 लाख करोड़ रुपया का जो एनपीए हुआ था, उसको हम राइट ऑफ कर दिए थे। तो राइट ऑफ का हिंदी में तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि माफ कर दिए गए थे। इसका कोई और अर्थ अगर हिंदी में होता हो तो सरकार बता दे कि राइट ऑफ का क्या मतलब हो गया, कि पैसा राइट ऑफ हो गया। सरकार कहती है कि आईबीसी रिकवरी हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को हेयर कट के नाम पर 95% तक हेयर कट दिया गया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि वीडियोकॉन ग्रुप के द्वारा 60,000 करोड़ का लोन लिया गया और मात्र 3,000 करोड़ रुपए की वसूली हुई। अब इसे 95% हेयर कट माना जाए या क्या माना जाए, ये सरकार खुद तय कर ले। तमाम ऐसी कंपनियां हैं, भूषण स्टील जो 56,000 करोड़ का लोन लिया था, मात्र 35,000 करोड़ में निपटारा हो गया। एसआर स्टील है, 54,000 करोड़ का लोन लिया था, 42,000 करोड़ में निपटारा हुआ। आलोक इंडस्ट्री के द्वारा 30,000 करोड़ का लोन लिया गया था, उसमें मात्र 5,000 करोड़ की वसूली हुई। इसे आप यदि प्रतिशत में देखें तो हम कहां खड़े हैं, जो कि हमारे पूर्व वक्ता माननीय मंत्री जी ने बड़े बड़े दावे किए हैं। माननीय सभापति जी, अभी तक तो ये चालबाजी समझ में नहीं आई कि बैंक करप्ट कंपनी होती है या व्यक्ति, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसे वेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और एक कंपनी बैंक करप्ट होती है तो दूसरी कंपनी खोल करके वो फिर से कारोबार करने लगते हैं और बैंक पैसा उन्हें लोन के रूप में दे देती है। जबकि इसके विपरीत एक सामान्य व्यक्ति अगर उसका सिविल खराब हो जाए तो उसे किसी भी बैंक से लोन प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो सवाल ये उठता है कि यह जनता का पैसा है और जनता के काम नहीं आएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां इसका लाभ जो है उठा रही हैं। मैं अपने जनपद के चंदौली क्षेत्र और उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 50-50, 60-60 हजार के लोन चुकता न करने के कारण किसानों के घर को कुर्की किया गया है, उनको जो है बंधक बनाया गया। धन्यवाद आपको। माननीय सदस्य श्री सौगत राय जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं ये आईबीसी कोड अमेंडमेंट बिल 2025 के ऊपर बोल रहा हूँ। यहाँ मंत्री नहीं है लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कॉर्पोरेट अफेयर्स का, ठीक है। और गिरिराज सिंह है, लेकिन वो तो टेक्सटाइल्स का मंत्री है। सर, मैडम, हाँ, ये गिरिराज हर्ष मल्होत्रा जी, मैं जानता हूँ कि वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स।
तो मैडम, ये बिल पहले आया था 2016 में, आप नहीं थी उस समय। अरुण जेटली फिनांस मिनिस्टर थे और उनको सब लोग मानते थे। वो बिल लाए क्योंकि कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी का कोई रिजोल्यूशन का रास्ता नहीं मिल रहा, इसीलिए इसको लाया गया। मैडम, इन द इनिशियल स्टेज the bill was doing well, in the sense initially it gave remarkable outcomes in resolutions, behavioral shift among debtors and improved credit discipline. India's global ranking in resolving insolvency improved from 136 to 52nd in the first 3 years of the IBC's resolution. However, the momentum appears to have waned. अभी काम नहीं कर रहा है पुराना IBC कोड। While shortcomings are visible across the insolvency ecosystem, there are two sources of growing concern: the judiciary and the executive, whose recent actions seem to undermine the IBC's core objective of insolvency resolution. काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये अमेंडमेंट बिल लाया। फिर एक तो सिलेक्ट कमेटी में गया, बैजयंत पांडा जी उसका चेयरमैन था, वो वॉल्यूमिनस रिपोर्ट दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी दिस रिपोर्ट और द न्यू फॉर्म ऑफ द बिल is causing concern. The new timeliness is what makes IBC valuable. A stressed company must be admitted to the process swiftly before it turns unviable. A resolution plan must be approved and implemented expeditiously before it runs out of money. Unfortunately, Madam, the NCLT, National Company Law Tribunal, often takes years to admit applications, approve resolution plans, or rule on avoidance matters. The resolution applications remain bound to plans, even when prolonged delays in approval render them unviable. Worse still, resolution plans may be unraveled years after implementation. These delays and uncertainties have eroded confidence in the IBC and dampened the market for distressed assets. IBC के लिए आओ उत्साह नहीं है. The root cause lies in the NCLT's limited capacity, whether in terms of bench strength, expertise, or infrastructure, technology, institutional culture, or case management relative to its workload. Originally constituted with 63 members to administer company law, NCLT now carries the burden of adjudicating complex IBC matters without any addition to its capacity. The Supreme Court observed the members of NCLT often lack in domain knowledge required to appreciate the nuanced complexities involved. Filling such vacancies with experts having adequate domain knowledge must be prioritized. तो IBC का रिजोल्यूशन के लिए जो संस्था है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, उसमें सफिशिएंट लोग भी नहीं हैं और जो लोग हैं उसको भी वो नॉलेज नहीं है। तो ये जो नया लॉ लाया, इसमें क्या हुआ, 2 करोड़ फाइन, nixing license for errant resolution professionals. The resolution professionals could be in for stricter
action under the new act, which will empower the disciplinary committee to impose penalties up to rupees 2 crores, suspend or even cancel their registration for unlawful gains. The draft law lands at a time when lenders have been moving to replace resolution professionals in high-profile insolvency cases. Even now, the Insolvency and Bankruptcy Board of India can take action against a resolution professional. This action includes suspension of cancellation of registration or imposition of penalties. With the present maximum monetary penalty capped at 1 crore, this has been raised to 2 crores. And you may know that lenders are seeking to replace resolution professionals in high-profile cases like Byju's and Hindustan National Glass, reflecting growing unease over their conduct. By tightening oversight of individuals who manage bankrupt firms, the amendment seeks to restore confidence in the 9-year-old insolvency law. तो जो बनाया था इंसॉल्वेंसी लॉ वो काम नहीं कर रहा है. अभी थोड़ा बोल लेने दीजिए. तो अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अनुराग जी बोल रहे थे, लेकिन मैं बताता हूँ हमारा मुल्क में क्या होता है. लोग पैसा लेके भाग जाते हैं बैंक से. पहले डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल था, वो काम नहीं किया. उसके बाद नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या रुपया लेके भाग गया और वो सब दोस्त थे. इसको बोलते हैं फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स. तो इसके बारे में कोई कानून नहीं आया. एक तो कानून लाया फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स के लिए, लेकिन वो भाग्या. आराम से विजय माल्या घूम रहा है लंदन में. ये होना नहीं चाहिए. और ये भी उसके नाम क्या मोदी है, वो भी एक ललित मोदी, वो भी घूम रहा है. तो इसलिए ये आप लोग से अच्छा परिचय है. तो IBC was supposed to be a preferred route for debt recovery. The IBC, ये सब गिरिराज जी बिहार में जाके पहुंचेंगे. आप सावधान से रहिए. नया सरकार बना, ये फ्यूजिटिव ऑफेंडर सब भाग के बिहार में चले आएंगे. Said IBC emerged as the dominant recovery route, accounting for 48% of all recoveries made by banks in 23-24. Realization under IBC is more than 170%. सर आपको, मैडम आपको बताए, आप जानते हैं ये लोग जाते हैं NCLT में. क्या होता कि इसको हेयर कट मिलता. आप कहेंगे हेयर कट कहाँ से आया. समझिए कि किसी को 1000 करोड़ रुपया बाकी है. बोला कितना आप दे सकेंगे. बोला मैं 200 करोड़ दूंगा. तो उसको हेयर कट लिया, वो रुपया गया. 800 रुपया जो शॉर्ट था वो हेयर कट लेके गया. ये NCLT रूट इज ए हेयर कट रूट. कट मनी नहीं, हेयर कट होता है. क्या करें मैडम. इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ नए, किसी को इंटरेस्ट नहीं है. मैं कहता हूं कि ये जो नया कानून लाया है ये सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है. मैं कहता हूं कि ये IBC लॉ जो हुआ है इससे प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा. मैडम आप मध्य प्रदेश में तो उतना ये सिक कंपनी नहीं है, लेकिन ये जो है भूषण स्टील, ये जो है बाइजू, हिंदुस्तान नेशनल ग्लास, ये बैंकों का पैसा लेके भाग गया और NCLT कुछ
कदम नहीं उठा पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कानून को और भी टाइट किया जाए। इससे काम नहीं हो रहा है। जेटली जी जो इच्छा लेके किए थे कानून, वो पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं ये कानून को समर्थन नहीं कर पाता हूँ। धन्यवाद मैडम। माननीय सदस्य श्री डी प्रसाद राव जी। डी प्रसाद राव जी। Madam. Respected Madam, I rise today to speak in strong support of the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2025. This bill reflects a responsive and forward-looking government under the leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and the Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. The government has carefully studied the challenges in the existing code and acted decisively to correct them. The IBC was a landmark reform aimed at time-bound resolution and value maximization. However, its implementation revealed gaps, delays stretching beyond the 330-day limit, with average timelines reaching nearly 688 days. In addition, over 71% of cases breach the prescribed limits, leading to excessive liquidation and value erosion. Recognizing these issues, the government has not only strengthened the existing framework, but also introduced new mechanisms that were previously absent, making the code responsive to industrial needs. Madam, this bill introduces three important new frameworks that significantly strengthen the insolvency ecosystem. First, the creditor-initiated insolvency resolution process shifts the system towards a more creditor-driven approach. Earlier, insolvency proceedings depended heavily on formal admission through tribunals, often leading to delays. Under CIRP, creditors holding at least 51% of the debt can initiate the resolution process, even enabling out-of-court settlements. This time-bound process, expected to be completed in around 150 days, will reduce delays, cut costs, and improve recovery rates. Second, the group insolvency framework addresses a major gap in the earlier system. Previously, companies within the same corporate group were resolved separately, often resulting in fragmented outcomes and loss of value. The new framework enables such interconnected entities to be resolved together through coordinated proceedings. Third, the cross-border insolvency framework aligns India with global best practices. Earlier, there was no clear mechanism to deal with insolvency cases involving foreign assets or creditors. The new framework allows coordination between Indian and foreign courts and recognition of overseas proceedings. This will enable faster recovery of assets abroad, enhance investor confidence, and strengthen India's position as a credible global investment destination, Madam. Madam, I would now like to highlight some of the key amendments brought through this bill. First, under clause 20 to 25, the moratorium has been extended into the liquidation phase. Earlier, once the liquidation began, the moratorium ended, leading to multiple legal proceedings and severe value erosion. The new provision ensures continuity, prevents fragmentation, and provides a one-time opportunity for several revival during liquidation, thereby improving recoveries and preserving asset value. Second, under clauses 9 and 17, the ambiguity surrounding guarantors has been addressed. Earlier, guarantors could assert claims during the process, and their assets often remained outside the resolution framework. The amendment prevents such disruptions and allows their assets to be included in the resolution pool with the creditor approval, thereby strengthening recoveries and closing loopholes. Third, clause 18, the issue of dissenting creditors has been clarified. Previously, the absence of clearly defined minimum payout led to litigation and delays. By prescribing a minimum payout, the amendment ensures fairness
while reducing disputes and improving the efficiency of the process. Fourth, under clauses 35 to 38, the pre-pack insolvency process has been aligned with the main insolvency framework. Earlier, the existence of a separate structure created confusion and limited its effectiveness. In fact, data shows that only about 13 cases have been admitted under the pre-pack framework since its introduction, with just 5 successful resolutions reflecting its underutilization, Madam. By aligning it with the main process, this amendment brings uniformity in rules, timelines, and procedures, making it more predictable, accessible, and effective, especially for quicker resolutions. Madam, these reforms are commendable. I am certain, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, the code will reduce delays, strengthen institutional capacity, and ensure smoother implementation on the ground. With these words, I wholeheartedly support the bill and commend the Honorable Finance Minister for bringing a thoughtful, timely, and impactful set of reforms to strengthen India's insolvency ecosystem. Thank you, Madam. 3 में अभी दूसरे कार्यकाल में मात्र 1 में हूँ। हो गया अभी दूसरे कार्यकाल में मात्र 1 में हूँ। हो गया माननीय सदस्य श्री कलानिधि वीरा स्वामी जी। Thank you very much, Madam, for giving me this opportunity to speak on the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2026. Madam, the Insolvency and Bankruptcy Code was brought in 2016 by this government, Madam. Where, like all their lofty bills that they bring, here they had said that this is going to be a game changer where the insolvency process will become much more transparent, which will become clearer. And if you see in the last 10 years, the way the Insolvency and Bankruptcy Code and the NCLT, how they have acted, it will be seen that there are a select few companies which are benefiting, Madam. In fact, there are certain a company which has bought other companies for values as low as 20% of the market value, Madam. So this is something where you are taking a national resources and helping a select few, Madam. The Insolvency and Bankruptcy Framework, instead of being a tool for resolution, has increasingly become a mechanism for deep haircuts, asset stripping, and concentration of wealth in a select few people, Madam, where the government is deciding on where it will go and land. Madam, banks, which are the backbone of any financial infrastructure for the common man, is the institution through which everybody in this country relies on that, Madam. But if you see, the number of NPAs has been rising, and this amount is never being recovered, and this eventually ends up where it is a taxpayer who is paying for this, Madam. Is this resolution or is this an institutional write-off? This is a question which everybody keeps pondering, Madam. What is even more troubling is that while banks take these losses, a handful of large corporate groups are acquiring distressed assets at throwaway prices, Madam. Like I told you, about 20% of the market value. And this raises a fundamental question, Madam. Is the IBC resolving insolvency or redistributing national assets to a select few? Madam, the delay in resolution, when this bill was brought, it was mentioned that the resolution will happen within 180 days and it should at no cost extend beyond 330 days, Madam. But even today, we are finding that the resolution process goes on for years, where the tribunals are taking years to resolve, where even at the end of it, they are not able to come to a conclusion, Madam. And this affects not only the banks, Madam. The banks, at least, they are huge corporates where they can surmount their losses. But the small vendors, Madam, the MSMEs, where they have made supplies and their credits, they need to get their payment done, those companies are being forced to close down because of these processes, Madam. So I hope that the government will devise a system where MSMEs, when they are making some kind of supply to a corporate, the government can insist that the corporate make the payment through the government, because we say that 45 days, within that they have to pay. But invariably, this never happens that way, Madam. The government can come out with a system where the payment can be done through the government, where the payment can come to the government, and then that can be paid to the MSME, Madam. This will help the MSMEs so that they will not be forced to shut down, Madam.
Madam, when the MSMEs, they are the largest backbone of our country, madam, for employment. I mean, like they give a largest amount of employment opportunity across the country, madam, and especially in states like Tamil Nadu. We have one of the largest number of MSMEs, and when these MSMEs are forced to shut down, the unemployment rate also goes up. So if we are able to support these MSMEs by some kind of a legislation or some kind of a scheme which will help the MSMEs, I'm sure that it will help in reducing the unemployment also, madam. Madam, about the accountability, how many willful defaulters have truly been penalized? Is there any statistics for that? We have never find anybody who is either he is running out of the country or even if he is within the country, no action is being taken against them. And what kind of message is that going to give to the other business people, madam? How many promoters have been criminally held responsible? Madam, today, the insolvency and bankruptcy system suffers from 3 core failures, madam. Value destruction instead of value maximization, delays instead of time-bound resolution, inequity instead of balanced justice. So I'd like to give a few suggestions, madam, to strengthen the NCLT infrastructure and to reduce delays. You probably need to have more people employed in the NCLT offices to ensure that the delay does not happen, madam. Ensure fair treatment of operational creditors and workers. Bring transparency in asset valuation and bidding processes. Fix accountability for large defaulters. Prevent excessive haircuts that undermine public banking, madam. Madam, I'd like to take this opportunity to also mention the Honorable Finance Minister has passed some unsavory remark about our Honorable CM, where she has mentioned that we are against reservation for women. Madam, I would like to bring it through you to her notice, madam, that Tamil Nadu, we have local body elections where 50% are allocated for women, madam. Tamil Nadu has always been a staunch believer in women empowerment, women's rights, and right from our Tandai Periyar, Periyar Anna, and our former Chief Minister Muthamazhar Kalaignar and our present Chief Minister, madam, all of them believe in women's liberation, women's rights, women empowerment, and I would like to make sure that this stands corrected in this house, madam. Thank you very much. Very good. माननीय सदस्य श्री Thank you very much. Very good. माननीय सदस्य श्री दिलेश्वर कामेत जी। सभापति महोदय, आपने मुझे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, यह कानून 2016 में बना था और इसे वर्ष 2021 में संशोधन किया गया और फिर पिछले वर्ष 12 अगस्त 2025 को पुनः संशोधन के लिए लोकसभा में पेश किया गया, जिस पर सेलेक्ट कमेटी द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद अब सदन में चर्चा हो रही है। इससे पता चलता है कि यह बिल और कानून की काफ़ी महत्ता है। महोदय, देश में कंपनियों के दिवालिये होने की स्थिति में काफ़ी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इस कानून को सरल, स्पष्ट और पारदर्शी बनाने के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यह सरकार का काफ़ी सराहनीय कदम है। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, वर्ष 2016 में आईबीसी कानून के लागू होने के बाद से 30 जून 2025 तक 1191 मामले यानी 18% वापसी हो गए। 1314 मामले यानी 20% अपील का निपटारा हुआ। 1258 मामले यानी 19% रेजुलेशन प्लान स्वीकार किया गया और 2824 मामले यानी 43% लिक्विडेशन का आदेश पारित किया गया। यह कुल 8,492 दाखिल किए गए मामलों की वर्तमान स्थिति है। अभी भी जून 2025 तक के दाखिल मामले में 1905 मामले में प्रक्रिया चल रही है। इन्हीं सब परिस्थितियों में के मद्देनजर माननीय मंत्री जी 12 अगस्त 2025 को लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य प्रक्रियागत विलंब, रिकवरी में देरी को दूर करना, न्यायिक फैसले की अस्पष्टता को दूर करना है। अब कंपनियों के लिए वैकल्पिक रिजोल्यूशन प्रक्रिया एवं ग्रुप इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को प्रदान करने की भी व्यवस्था कानून में होगी। समाधान योजना को स्पष्ट कर इसमें विस्तार किया जा रहा है।
कुछ शब्दों की परिभाषा को स्पष्ट किया जा रहा है। धारा 74 और धारा 76 को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का प्रस्ताव है। 3 महीनों की निर्धारित समय सीमा के पालन के लिए धारा 61 को संशोधित करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार धारा 53(1) को भी स्पष्ट किया जा रहा है। हितधारकों के टकराव की स्थिति को समाप्त करने के लिए धारा 34 में संशोधन का प्रस्ताव है। धारा 240 गो में कारपोरेट देनदार शब्द का स्पष्टीकरण किया गया है। धारा 29A में संशोधन का प्रस्ताव है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो दिवालिया कंपनियों की नीलामी में ब्लड रिलेशन से जुड़े पार्टियों को भी भाग लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इससे निवेशकों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है और प्रक्रिया को भी तेजी लाने में सुविधा होगी। दंड का सरलीकरण के लिए धारा 689 के प्रावधानों में भी संशोधन का प्रस्ताव है। MSME कंपनियों की सुविधा के लिए भी प्रक्रिया के सरलीकरण करने का प्रस्ताव है। अतः व्यापक संशोधन का प्रस्ताव IBC कानून में किया जा रहा है, जो सराहनीय काम माननीय मंत्री जी करने जा रही हैं। यह कानून पूरी तरह डिजिटलाइजीकरण हो रहा है। आशा है अब अनुपालन के सरल होने से मुकदमेबाजी को कम करने और NCLT की एवं NCLT में तेजी से निपटारा होगा। सभापति महोदया, अब लिक्विडेशन प्रक्रिया के दौरान COC की अहम भूमिका होगी। मैं पुनः दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन बिल 2025 का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री संजय देशमुख जी। सदस्य श्री संजय देशमुख जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आज इस सदन में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर अवसर देने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ये विधेयक 2016 इस उद्देश्य से बनाया था कि देश में आर्थिक अनुशासन आए, बैंकों का पैसा सुरक्षित रहे और जो कर्ज नहीं चुकाते उसे समयबद्ध तरीके से वसूल हो। इस संशोधन के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया गया और यह कहा गया कि अब रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी देते समय कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा। यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि यह पारदर्शिता केवल बड़े उद्योग तक सीमित रहेगी। अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्षों में 2020 से 2025 तक PUC बैंकों का 18 से 19 लाख करोड़ रुपए का NPA राइट ऑफ किए गए। ये पैसा बैंकों में प्रोविजन किया गया था, जिसका उपयोग करके पूरा NPA निकाल दिया और बैंकों से बैलेंस शीट ठीक दिखाने का प्रयास है, जो गलत है क्योंकि नुकसान को छुपाया गया है। देश के आम आदमी को पैसा का दुरुपयोग कुछ बड़े व्यापारी और कॉर्पोरेट्स को बचाने का काम गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। गरीब किसानों का उनका छोटा कर्जा के लिए उसका घर पर कब्जा किया जाता है और अमीरों को बचाने के लिए बचाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने यवतमाल जिले के एक बहुत ही दर्दनाक और गंभीर स्थिति को इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक में 242 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। यह कोई आंकड़ा नहीं है, यह हजारों परिवारों की जिंदगी है। यह उन लोगों की मेहनत की कमाई है जिन्होंने सालों तक एक एक रुपया जोड़कर अपने भविष्य के लिए बचत की थी। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है, सैकड़ों जमाकर्ताओं के उनके पैसे का केवल एक छोटा सा हिस्सा मिला है। लगभग 602 लोगों को लिक्विडेशन प्रक्रिया के तहत सिर्फ 20% राशि दी गई है और बाकी 80% रकम आज भी उन्हें नहीं मिली है। यह केवल देरी नहीं है, यह अन्याय है। अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों से मिला हूं जिनके आंखों में निराशा है, उनके शब्दों में पीड़ा है। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा कर रहा था, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो कोई अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए रूप में। लेकिन आज वही लोग अपने ही पैसों के लिए दर दर भटक रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारा दोष क्या था, हमने तो सिर्फ बैंकों पर भरोसा किया था। अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति जन संघर्ष निधि अर्बन लिमिटेड दिग्रस को में देखने को मिली, जहां 44 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जो ज्यादा ब्याज की लालच में देकर लोगों से पैसा जमा करवाया गया और वह आज वही लोग
पूरी तरह असह्य हो चुके हैं। निवृत्त शिक्षक, कर्मचारी, मध्यम वर्गीय परिवार जिन्होंने अपने जीवन की कमाई इस उम्मीद में जमा की कि उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, और वो आज ही सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। अध्यक्ष महोदय, आज इस देश में बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। जब बड़े उद्योगपतियों को हजारों करोड़ रुपए का कर्ज फंसाता है तो पूरी व्यवस्था सक्रिय हो जाती है, कानून तेजी से काम करता है, समाधान निकलता है। लेकिन जब आम नागरिकों का पैसा फंस जाता है तब यही व्यवस्था धीमी पड़ जाती है, और असमानता क्यों है? अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि इस मामले में लिक्विडेशन प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है? जिन लोगों ने ये घोटाला किए उनकी संपत्तियों पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जमाकर्ताओं को उनका हक दिलाने के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे? अध्यक्ष महोदय, यह केवल आर्थिक घोटाला नहीं है, यह विश्वासघात है। उन लोगों को सपनों का टूटना है जिन्होंने इस व्यवस्था पर भरोसा किया है। अगर आज भी हम उनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति बैंकिंग प्रणाली पर विश्वास नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं सदन में माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इन सभी मामलों में सखोल जांच की जाए, दोषियों को कठोर कार्रवाई की जाए, और सबसे महत्वपूर्ण कि जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उन्हें जल्द से जल्द उनका पूरा पैसा वापस दिलाया जाए। साथ ही उसके विधेयक में ऐसा प्रावधान भी जोड़ा जाए जिसमें भविष्य में किसी सहकारी बैंक हो या कोई बैंक हो या संस्था हो, इस प्रकार का अन्याय न हो सके। अध्यक्ष महोदय, आज देश में ऐसी स्थिति बन गई है कि जहां आम आदमी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है? जब बड़े लोग घोटाले करते हैं, जब उनके पास संसाधन होते हैं, बड़े वकील होते हैं, और कई बार उन्होंने कानूनी प्रक्रियाओं में राहत भी मिल जाती है, लेकिन जब एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्गीय नागरिक आर्थिक संकट में फंसता है तब उसके पास न समय होता है, न साधन होता है, और न कोई सहारा। यह असमानता केवल आर्थिक नहीं है बल्कि यह न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। एक तरफ से बड़े कर्जदार वर्षों तक प्रक्रिया को लंबा खींच सकते हैं, और दूसरी तरफ एक सामान्य नागरिक छोटी सी देरी के लिए भी भारी दबाव में आ जाता है। यह स्थिति बदलनी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने यवतमाल वाशिम क्षेत्र का एक उदाहरण इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि इस मतदार संघ में काली दौलत खान नाम का एक गांव है जिसमें आबादी लगभग 2000 लोगों की है। यह बहुत ही सामान्य और मेहनतकश लोगों का गांव है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि पिछले 15-20 वर्षों में इस गांव में एक भी कोई नेशनलाइज्ड बैंक की शाखा नहीं है। जब हम डिजिटल इंडिया, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस की, आधुनिक बैंकिंग की बात करते हैं तब इस गांव के लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी बहुत ज़्यादा किलोमीटर जाना पड़ता है। वृद्ध लोग, महिलाएं, किसान सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी को पैसा जमा करना हो, निकालना हो, या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, हर चीज के लिए उन्हें गांव से बाहर जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति केवल एक गांव की नहीं है बल्कि देश के कई हिस्सों में सच्चाई है। जब तक हम इन गांवों को बैंकिंग सुविधा नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारी आर्थिक नीतियां अधूरी रहेगी। एक तरफ से हम बड़ी आर्थिक सुधारों की बात करते हैं और दूसरी तरफ देश का एक हिस्सा आज बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इतना ही कह के मैं दोष जी जी सभापती महोदया, मी द इनसॉल्व्हन्सी अँड बँक करप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2025 या विधेयकावरती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीनं आमच्या नेत्या सुप्रियाताई यांनी संधी दिली, त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो। हे विधेयक कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या उद्योजकांना काही प्रमाणात दिलासा देत असलं तरी यातून सर्वसामान्य जनतेचं किती हित साधलं जाईल याबद्दल माझ्या मनात शंका आहे। ही विधेयक मांडले जात असताना माझ्या डोळ्यासमोर जेट एअरवेजची शोकांतिका उभी राहते। कितीतरी परिवार एका रात्रीत रस्त्यावर आले, अनेक उमद्या तरुण तरुणींची कारकीर्द झाकोळली गेली, हजारो तरुण वैमानिक, क्रू मेंबर्स आणि कर्मचारी बेरोजगार झाले। जर या कायद्यात कामगारांना वाचवण्याची तरतूद असती तर आज हजारो कुटुंब रस्त्यावर आली नसती। ईज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणताना आपण ईज ऑफ लिव्हिंग का म्हणत नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न माझ्या मनात आहे। महोदया, मी महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करतो। मुंबईतील गिरणी कामगारांचा संघर्ष आपण पाहिला आहे। गिरण्यांच्या जमिनी विकल्या गेल्या पण कामगारांना त्यांचे हक्क मिळाले नाही। या विधेयकातील कलम
2053मध्ये वॉटरफॉल मेकॅनिझममध्ये सुधारणा करून बँकांच्या कर्जाच्या आधी कामगारांच्या थकीत वेतनाला प्राधान्य का दिले जात नाही असाही प्रश्न माझ्या मनामध्ये उभा राहत आहे. MSME क्षेत्रातील पुरवठादारांचं काय? जेव्हा एखादी मोठी कंपनी दिवाळखोरीत जाते तेव्हा छोटे उद्योजक उद्ध्वस्त होतात. बड्या बँकांना हेअरकट परवडतो, पण छोट्या उद्योजकाला त्याचं पेमेंट न मिळणं म्हणजे त्याची आत्महत्या असते. याचा विचार आम्ही करणार आहोत की नाही असा प्रश्न माझ्या मनामध्ये उपस्थित होतो. हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडून आले आहे. जरी सरकार याला सुधारणा म्हणत असले तरी यातील काही तरतुदी सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत का याबाबत आपण आत्मपरीक्षण करायला हवे. अध्यक्ष महोदया, या विधेयकाचा मूळ उद्देश पुनरुज्जीवन असा होतो, पण आज परिस्थिती काय आहे? जवळपास 50% जास्त प्रकरणं लिक्विडेशनमध्ये जात आहेत. व्हिडिओकॉनचं उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे की जिथे बँकांनी 95% हेअरकट घेतला. 100 कोटीच्या कर्जासाठी केवळ 5 कोटी वसूल होणं हे राष्ट्रीय संपत्तीचा अपव्यय नाही का? अध्यक्ष महोदया, सेक्शन 29A हा या कायद्याचा कणा आहे. ज्या प्रवर्तकामुळे कंपनी बुडाली त्यांनाच पुन्हा ती कंपनी कवडी मोलाने खरेदी करण्यापासून ही तरतूद रोखते. परंतु या सुधारणा कायद्यात रिलेटेड पार्टीच्या व्याख्येत जी डील देण्यात आलेली आहे ती पाहता मूळ मालक पुन्हा मागील दाराने कंपनीचा ताबा घेणार नाही हे कशावरून? ज्याने जनतेचा पैसा बुडवला तोच पुन्हा त्याच कंपनीचा मालक होणार असेल तर प्रामाणिक करदात्यांची थट्टा आहे असं मला या निमित्ताने वाटतं. विधेयकातील क्रेडिटर इनिशिएटेड इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्युशन प्रोसेस ही संकल्पना अत्यंत संशयास्पद आहे. केवळ 51% वित्तीय धनको एकत्र येऊन प्रक्रिया सुरू करू शकतात आणि व्यवस्थापन मूळ प्रवर्तकाकडेच राहते. व्यवस्थापन प्रवर्तकाकडेच राहिल्यामुळे पुराव्यांशी छेडछाड होणार नाही का? इथे विधेयकाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात नाही असे वाटत नाही का? सरकारने विधेयकामध्ये 14 दिवसात अर्ज स्वीकारण्याचे बंधन घातले, पण अध्यक्ष महोदय, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलमध्ये न्यायाधीशांच्या 50% जागा रिक्त आहे. पायाभूत सुविधा न वाढवता केवळ कायद्याचं बंधन घालून प्रक्रिया वेगवान होणार नाही तर केवळ प्रकरणांचा डोंगर वाढेल. जोपर्यंत तुम्ही या लवादाला 100% सक्षम करणार नाही तोपर्यंत प्रक्रिया वेगवान होणार नाही आणि प्रकरणांचा निपटारा देखील वेळेत आणि वेगवान पद्धतीने होणार नाही. अध्यक्ष महोदया, सरकारने प्रीपॅक प्रक्रिया आणली आहे जी स्वागतार्ह आहे, पण ती केवळ कागदावर कॉम्प्लेक्स नसावी. महाराष्ट्रातील विशेषतः पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर मधील मध्यम आणि लघु उद्योजकांना याचा फायदा व्हायला हवा. बड्या कंपन्यांना वाचवण्यासाठी सरकार जशी तत्परता दाखवते तशीच तत्परता या देशाचा कणा असलेल्या MSME आणि स्टार्टअपसाठी का दाखवली जात नाही? जेव्हा एखादा कॉर्पोरेट उद्योग बुडतो तेव्हा बँका हजारो कोटीचा हेअरकट देतात. मग माझ्या देशातील बळीराजा, माझा शेतकरी जेव्हा दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असतो, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे त्याचं पीक जातं, तसेच जेव्हा सर्वसामान्य मध्यम वर्ग कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून आत्महत्येच्या विचारापर्यंत येतो तेव्हा त्याला असा हेअरकट का मिळत नाही? शेतकऱ्यांच्या 7/12वर जप्तीची नोटीस येते. मध्यमवर्गीय माणूस सिबिलच्या भुलभुलयामध्ये अडकून कर्जव्यवहाराच्या चक्रव्यूहामध्ये अभिमन्यूसारखा अडकून जातो. त्यांना बाहेर निघण्याचा कोणताच मार्ग उरत नाही. शेतकऱ्यांच्या आणि मध्यमवर्गीयांच्या वाढत्या आत्महत्या यांच्या कहाण्या तुम्हाला ओरडून सांगतील. बड्या उद्योजकाला मात्र रिझोल्युशन प्लॅनच्या नावाखाली सन्मानाने बाहेर पडता येतं. शेतकरी आणि मध्यमवर्गीयांचं काय हा विरोधाभास या सरकारने संपवला पाहिजे. माझ्या सहकारी प्रतिभाताई धानोरकरांनी थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं त्या मताशी मी सहमत आहे की ज्या उद्योगाची कॅपॅसिटी 100 कोटीची असते त्या उद्योगाला 1000 कोटीचं लोन दिलं जातं आणि तो नंतर उद्योग बंद पडतो. खरं तर त्याची कॅपॅसिटी आहे की नाही याची तपासणी का केली जात नाही? माझ्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आर्थिक संकटात सापडली आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्ज वाटलं, परंतु आसमानी आणि सुलतानी संकटामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज फेडता आलं नाही. आज बँकेमार्फत सक्तीची कर्ज वसुली चालू आहे, शेतीचे लिलाव केले जात आहे. आज नाशिक जिल्हा बँकेची परवानगी रद्द होते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा बँकेला मदत करणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करणं गरजेचं आहे.
तरच शेतकरी आणि बँका वाचू शकतील, याचा विचार करणं गरजेचं आहे. दुसऱ्या बाजूला माझ्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये सहकारी तत्वावरतील साखर कारखाने वेगवेगळ्या आर्थिक कारणामुळे संकटात सापडले आहे. ज्या कारखान्यावरती शेतकरी असतील, ऊसतोड कामगार असतील, वाहतूकदार असतील, छोटे छोटे व्यापारी अशा अनेकांच्या कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून होती, ते आज भकास झाले आहे. कर्जाच्या वसुलीसाठी कोट्यवधी रुपयाची संपत्ती अगदी कमी किमतीत विकली जात आहे. त्यापेक्षा अशा सहकारी साखर कारखान्यांना मदत करून चालविण्याचं धोरण सरकारने ठेवलं पाहिजे. या संदर्भामध्ये काहीतरी तरतूद केली पाहिजे. आणि शेवटी या विधेयकाच्या माध्यमातून माझं सरकारला सांगणं आहे की लिक्विडेशन प्रक्रियेत कामगारांच्या पगाराला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं पाहिजे. सेक्शन 29A मध्ये कोणती तडजोड करू नका. गुन्हेगारी प्रवर्तकांना पुन्हा मालक होऊ देऊ नका. न्यायाधीशांच्या जागा तत्काळ भरून खऱ्या अर्थानं प्रक्रिया फास्ट ट्रॅक करा. बँकांची हेरकट मध्यमवर्गीय ठेवीदारांच्या खिशातून वसूल करणं थांबवा. अध्यक्ष महोदया, हे विधेयक केवळ कॉर्पोरेटांच्या हिताचं न बनता कष्टकरी आणि सामान्य जनतेच्या हिताचं असावं. जोपर्यंत या कायद्यामध्ये माणूस केंद्रस्थानी येत नाही तोपर्यंत या सुधारणांना अर्थ प्राप्त होणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, रामकृष्ण हरी. माननीय सदस्य श्रीरंग अप्पा बारने जी. माननीय सदस्य श्रीरंग अप्पा बारने जी. माननीय सभापती महोदय, दिवाला और दिवालीपन यापन संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर मैं मेरी पार्टी से बात रख रहा हूँ. माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार बड़े ऐतिहासिक कदम उठा रहे. यह विधेयक उसी दिशा का एक मील का पत्थर है. मैं अपनी बात को सदन के सामने 5 प्रमुख भागों में रखना चाहता हूं, ताकि इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी कानून की उपयुक्तता देश की जनता और सदन के सभी सदस्यों को आसानी की भाषा में समझ सके. माननीय सभापति महोदय, साल 2016 में जब हमारी सरकार ने पहली बार दिवाला और दिवालियापन संहिता IBC लागू की थी, तो वो भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव था. उसी से पहले अगर कोई कंपनी कर्ज नहीं चुका पाती तो बैंकों का पैसा सालों साल अदालतों में फंसा रहता था. IBC ने इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया है. माननीय सभापति महोदय, IBC का मुख्य उद्देश्य कर्जदारों, लेनदारों और निवेशकों के हितों के संतुलन बनाने और कंपनी की संपत्ति की कीमत को बचाना था. यह कानून हमारे देश की GDP को बढ़ाने के लक्ष्य में जुड़ा है. IBC ने पहली बार एक तय समय सीमा के भीतर दिवालियापन के समाधान की व्यवस्था दी है. माननीय सभापति महोदय, इसने भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी भारत व्यापार करने की आसानी को बढ़ावा दिया है और कॉर्पोरेट सेक्टर में एक ऐसा अनुशासन पैदा किया है जिससे बैंकों के NPA में भारी कमी आई है. आंकड़े खुद इस कानून की सफलता की गवाही देते. 31 अक्टूबर 2025 तक इस कानून के तहत 1322 कंपनियों को पूरी तरह से बचा लिया है और 8715 मामलों को स्वीकार किया गया है. जिन कंपनियों का समाधान हुआ है उनकी बिक्री में 76% की शानदार वृद्धि देखी गई है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून में डर और प्रभाव के कारण 13.54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अदालती प्रक्रिया के बाहर ही हो चुका है. कंपनियों के मामलों में अब डर लगता है कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो कंपनी हाथ से चली जाएगी. सेक्शन 12(1) के तहत 1154 कंपनियों के मामले वापस लिए गए क्योंकि उन्होंने बाहर ही अपना कर्ज चुका दिया है. ये हमारी सरकार की नीतियों की बड़ी जीत है.
माननीय सभापति महोदय, कोई भी कानून जब लागू होता है तो समय और परिस्थितियों के साथ उसमें सुधार की जरूरत पड़ती है। 2016 में से लेकर अब तक इस कानून में 6 बार संशोधन किए जा चुके और आखिरी संशोधन 2021 में हुआ है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जब इस कानून को जमीन पर लागू किया गया तो हमारे सामने कुछ बड़ी व्यावसायिक चुनौती आई। कानून कहता है कि 14 दिन के भीतर केस मंजूर होना चाहिए, लेकिन NCLT में कई महीनों तक मामले अटके रहते। माननीय सभापति महोदय, जब फैसला आने में बहुत ज़्यादा समय लगता है तो कंपनी, मशीनें, जमीन और बिजनेस का मूल्य लगातार गिरता जाता है। इसके बैंकों और निवेशकों को भारी नुकसान होता है। माननीय सभापति महोदय, आज के समय में बड़ी कंपनियां का ढांचा बहुत जटिल होता है। अगर एक ग्रुप की कई कंपनियां दिवालिया हो जाए या कोई कंपनी विदेश में भी व्यापार करती है तो उनके लिए हमारे पास कोई साफ और स्पष्ट ढांचा नहीं था। माननीय सभापति महोदय, मंजूर होने के बाद ही कई तरह की आपत्तियां और विवाद खड़े कर दिए जाते हैं। इससे प्रक्रिया को अंतर नजर आता है। इस कमियों के कारण जिस तेजी से हम कंपनियों को बचाना और बैंकों के पैसों वापस लाना चाहते उसे रुकावट आ रही है। माननीय सभापति, उन्हीं रुकावटों के दूर करने के लिए हमारी सरकार यह दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2025 लेकर आई है। यह एक बहुत ही व्यापक आर्थिक कानूनी है। इस नए बिल का सीधा सा मंत्र है, प्रक्रिया की देरी को कम करो, संपत्ति की कीमत को बढ़ाओ और गवर्नेंस में सुधार करो। माननीय सभापति महोदय, ये विधेयक आगे चलकर कंपनियां हमारी उनको मजबूत करेगा, सहायता मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, देश की अर्थव्यवस्था तभी तेजी और गति से दौड़ सकती है जब हमारे बैंक मजबूत हो, उद्योगपतियों को बिना डरे व्यापार करने की आज़ादी हो और अगर कोई व्यापार किन्हीं कारणों से विफल हो जाए तो उसे बंद करने या नया खोजने की प्रक्रिया तेजी से पारदर्शी हो। दिवाला और दिवालेपन संहिता IBC ने पिछले 8 सालों में देश के लाखों करोड़ों रुपए डूबने से बचाया, लेकिन यह प्रगतिशील और जिम्मेदारी सरकार वही होती है जो समय और साथ में कानूनों को और भागीदारों को और अनुमति बढ़ाती है। ये बिल सही मायनों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जमीन पर उतारने वाला है। ये हमारे MSE, हमारे बैंकों और हमारे कामगारों और अधिकारियों की रक्षा करने वाला है। इस बात की गारंटी है कि जो पैसा हमारे देश में आम जनता ने बैंकों में जमा किया है वो पैसा डिफॉल्टर हजम नहीं कर पाएगा और अगर कोई इनामदार विफलता होती है उसे भी अपराधी माना जाता है। सिलेक्ट कमेटी ने जिसे गहराई और गंभीरता से इसके एक क्लॉज का विश्लेषण किया है वो काबिले तारीफ है। माननीय सभापति महोदय, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत होना इससे पहली शर्त है और हमारी अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगी जब हमारे व्यापारी कानून दुनिया के सबसे बेहतर कानूनों के बराबर खड़े हो। यह बिल भारत को उसी दिशा में ले जा रहा है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राहुल कासवा जी का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राहुल कासवा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2025 पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम किसी भी ऐसे सुधार के विरोध में नहीं जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, लेकिन हम ऐसे अधूरे और विरोधाभासी संशोधनों के खिलाफ जरूर हैं जो समस्या को हल करने के बजाय उसे और जटिल बना देते हैं। यह बिल सुधार नहीं, सांसद अध्यक्ष महोदय,
2016 में जब आईबीसी लाया गया था तो इससे भारत का आर्थिक व्यवस्था का गेम चेंजर बताया गया था। इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन व्हेन एन एंटिटी इज अनेबल टू पे इट्स आउटस्टैंडिंग, पर उस समय 2016 के अंदर जो बातें कही गई थी कि ये कोड टाइम बाउंड रिजोल्यूशन होगा, एनपीएस कम होंगे और सिस्टम एफिशिएंट बनेगा। लेकिन आज 2025 में सरकार खुद उसी कानून में बार बार संशोधन ला रही है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कानून इतना सफल था तो आज उसे बार बार बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यह बिल सुधार नहीं बल्कि उस विफलता को स्वीकारित करता है। सरकार की नीति